नमस्कार, जी पुरवैया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आजकल की बॉलीवुड की फिल्मों में शुरुआत में जो हीरो नजर आए, जरूरी नहीं कि क्लाइमेक्स तक वही हीरो रहे, और जो विलन नजर आए वो कभी क्लाइमेक्स आते जाते हीरो भी बन जाते हैं। कुछ यही सीन बिहार की सियासी पिक्चर में नजर आ रहा है। नीतीश कुमार, जो कल तक बिहार की सियासी पिक्चर के हीरो थे, कल तक लालू प्रसाद यादव को सियासत का सबसे बड़ा विलन बताकर सुशासन बाबू का तमगा हासिल कर एकमात्र हीरो के रूप में पूरे पर्दे पर नजर आ रहे थे। लेकिन 2015 के अंत तक क्लाइमैक्स का वक्त है, और जैसे जैसे क्लाइमैक्स का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सीन बदल रहा है। सियासी पिक्चर का सबसे बड़ा सीन मंगलवार को नजर आया, जब पटना हाईकोर्ट ने नीतीश के खिलाफ आवाज उठाने वाले बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का स्पीकर कोर्ट का फैसला पलट दिया। अब नीतीश से सवाल पूछे जा रहे हैं। उनके खिलाफ नहीं बोलने वाले भी अब मुखर हो गए हैं। नीतीश के खेवनहार मांझी भी पार्टी लाइन से अलग नजर आ रहे हैं। तो सवाल है कि क्या पार्टी में नीतीश के खिलाफ विरोध के सुर और तेज होंगे? क्या नीतीश पार्टी में मनमानी करते हैं? आखिर क्यों कल तक लोकप्रिय कहे जाने वाले नीतीश के खिलाफ पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर तेज हैं? और क्या नीतीश विरोध के सुर को कुचलने की कोशिश के तौर पर बागी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर आज महाबहस। अगले 2 घंटे में हम इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पटना हाईकोर्ट से जेडीयू को, या यूं कहें कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड के 4 बागी विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब बागी विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। इस फैसले के बाद अब बीजेपी ने सरकार से इस्तीफे की मांग की है। जेडीयू को बड़ा झटका, बागी जेडीयू विधायकों को बड़ी राहत। पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बागी जेडीयू विधायकों की सदस्यता बरकरार, सदस्यता खत्म करने का स्पीकर का फैसला रद्द। पटना हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। कहां तो आरजेडी के साथ विलय की तैयारी में था जेडीयू, लेकिन इस फैसले से एक बार फिर जेडीयू में बड़ा उथल पुथल मचने के आसार बढ़ गए हैं। नतीजा, मांझी सरकार को खतरा। बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि जेडीयू के 50 विधायक उसके संपर्क में हैं और वे सिर्फ मौके के इंतजार में हैं। लोग तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर खुलासा करेंगे तो आप वो लोग फंस जाएंगे, इसलिए भी खुलासा नहीं करेंगे उनका। मतलब ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी, विधायकों की संख्या कितनी? ये कोई संख्या का सवाल नहीं है। भागदड़ की स्थिति है जदयू में व आरजेडी में। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का ये बयान काफी कुछ सोचने को मजबूर करता है। बता दें कि ये सारा खेल पिछले साल शुरू हुआ था। लोकसभा चुनाव 2014 में जेडीयू की करारी हार के बाद नीतीश का इस्तीफा, राज्यसभा चुनाव में जेडीयू विधायकों की क्रॉस वोटिंग। पहले तो मई में लोकसभा चुनाव में जेडीयू की जबरदस्त हार, उसके बाद 16 मई को नीतीश का इस्तीफा। इसके 1 महीने बाद 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए, और उसी दौरान जेडीयू में बगावत खुलकर सामने आई। जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई, जिसके बाद जेडीयू ने अपने 8 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पीकर से उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी। अब इस फैसले के बाद बागी विधायकों की खुशी देखने लायक है। न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है, और जो ये फैसला हुआ है ये नीतीश कुमार जी के चेहरा को उजागर कर दिया है। उनके चेहरे पर कालिक पोता गया है, और वो अनैतिक उनका जो फैसला था वो लोगों के पास उजागर हो गया है। न्याय हुआ है, हम लोग के साथ न्याय हुआ है। जिस तरह से असेंबली कोर्ट के द्वारा जिस तरह से अन्याय हुआ, जिस तरह से नीतीश कुमार के आदेश पर स्पीकर ने जिस तरह से हम लोग के साथ जो मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित, कई महीनों तक इतनी प्रताड़ित मानसिक रूप से हमको, पूरे परिवार को घर पर हमला करवाना, घर पर तोड़फोड़ करवाना, आगजनी करवाना, हमला करवाना, और जितना कभी असेंबली ऑर्डर, मकान खाली करने का तुरंत ऑर्डर, विंडिक्टिव। कोर्ट के फैसले के बाद जाहिर है जेडीयू नेताओं को कुछ बोलते नहीं बन रहा। अब स्पीकर ने फैसला किया है और कोर्ट में अवैध हुआ है, तो इसमें पार्टी के अध्यक्ष का चाहे पार्टी की प्रतिक्रिया लेने की जरूरत। इस फैसले के बाद बीजेपी ने मांझी सरकार के इस्तीफे की मांग की है। सीधे सीधे संविधान की हत्या का प्रयास स्पीकर ने किया था जदयू के इशारे पर, और जदयू की सरकार है, सरकार ने दबाव डालकर ऐसा कराया था। भारतीय जनता पार्टी
नैतिकता के आधार पर जदयू सरकार से इस्तीफा मांगती है। उन्हें अब 1 मिनट का अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है और इस्तीफा देकर बिहार की जनता से माफी मांगे। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और पटना हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जाहिर है जेडीयू के साथ साथ आरजेडी के लिए भी आने वाला वक्त काफी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि बीजेपी तो बस मौके की तलाश में है। ब्रिजम पांडे और अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। हम आगे कुछ और भी बयान सुनवाएंगे आपको, साथ ही हम बताएंगे कि दरअसल नीतीश की राजनीति किस तरह से बदलती रही। एक वक्त था जब सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, आज वक्त यह है कि उनकी पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। आखिर क्यों, ऐसी नौबत कैसे आ गई? लेकिन उससे पहले हम आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। सबसे पहले बड़ी बहस में जो पैनल है हमारे पास, संजय टाइगर जी हैं बीजेपी की तरफ से, मंटू जी हमारे साथ जेडीयू विधायक हैं, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हैं विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगा। क्या ये फैसला, पटना हाईकोर्ट का फैसला, बताता है कि दरअसल ओछी राजनीति परवान पर चढ़ी थी? अपने निजी हितों को साधने के लिए, निजी वजहों की वजह से आपने एक ऐसा फैसला ले लिया जो हाईकोर्ट में टिक नहीं पाया? आपकी मान्यता सही है। आपका कथन जो अभी आपने हमारे समक्ष रखा वह सही है। यह ओछी राजनीति का ही प्रचायक नहीं है, संवैधानिक मर्यादा का हनन है। ऐसा भी मैंने सुना कि मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। मैं दुख के साथ मजबूर होकर यह कहने के लिए बाध्य हूँ कि इसमें इस्तीफा स्पीकर को देना चाहिए, जिन्होंने यह निर्णय लिया था। पिछले दिनों में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ माननीय स्पीकर की मर्यादा घटी थी, लेकिन वह इस तरह का निर्णय लेंगे जिसको हाई कोर्ट पलट देगा, इसकी अपेक्षा हमें नहीं। क्या ये इशारे पर लिया गया फैसला है जो कई बातें कही जा रही हैं? मैं शक ही नहीं, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि यह फैसला एक आदमी के इशारे पर ली गई और उनका नाम है माननीय नीतीश कुमार जी। सच कहिए, माननीय नीतीश कुमार आज भी एक ऐसे नेता हैं जो जेडीयू के लिए सुप्रीमो की तरह काम करते हैं। और मैंने पहले भी कहा है और आज नहीं कहा है, 2006 में कहा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक औपचारिक भाषण में कहा है कि बिहार में, जिसमें वो मुख्यमंत्री थे, मंत्रिमंडल का शासन नहीं है, इफेक्टिव में डी फैक्टो सेंस में। आपके कहने का मतलब क्या नीतीश एक व्यक्ति का शासन है, मनमानी करते हैं पार्टी और के अंदर? मनमानी ही नहीं करते हैं, एक तानाशाही रवैया उनका है। वो जो फ्रांस का लुई जिस तरह से व्यवहार करता था, आई एम द स्टेट, उस तरह से व्यवहार तब करते थे जब मुख्यमंत्री थे। आज भी जब वो पार्टी में हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात करते हैं जिसमें लोकतंत्र का अभाव है। और मैं दुख के साथ कहने के लिए बाध्य हूँ कि वह उनके सिवा और कोई दूसरा फैसला ले ही नहीं सकता था। वो उनका फैसला था, उनको स्वीकार करना चाहिए, नैतिक रूप से इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि अभी तक प्रतिक्रिया भी देने ने सामने नहीं आई। यह दुखद है, मेरे लिए यह दुखद। मंटू जी, नीतीश कुमार पर सीधे सीधे सवाल। नीतीश कुमार मनमानी करते हैं, नीतीश कुमार का तानाशाही रवैया है कि प्रोफेसर साहब जो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी पर, इनको किसी पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को, जब लोअर कोर्ट किसी को सजा देती है और हाई कोर्ट उसको यदि रद्द करता है तो उस जज को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि हाई कोर्ट इसको रद्द किया है और सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दे, इस जज को इस्तीफा दे देना चाहिए इनके कथनानुसार। ऐसा होता है, न्यायालय के लिए आदमी न्यायालय में जाता है और जो जज उचित समझता है, अध्यक्ष ने जो उचित समझा। आपका फैसला हाई कोर्ट में टिक भी नहीं सका, टिक नहीं सका, पहली नजर में खारिज हो गया। जब अध्यक्ष ने फैसला किया, माननीय हम लोग की पार्टी के सचेतक महोदय ने जो आरोप लगाए थे उस पर उन्होंने फैसला दिया, वो लोग कोर्ट गए, डिसीजन हुआ, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दे, किसी के दबाव में ऐसा हुआ है, हम कहें कि किसी के दबाव में फैसला हुआ है, किसके कहने पर? ऐसा गलत आरोप है, किसके कहने पर हुआ? किसी के कहने पर नहीं हुआ है। जो न्याय संगत था, जो अध्यक्ष को उचित लगा उन्होंने किया। तो कहा न्याय संगत नजर आता तो हाईकोर्ट के खिलाफ जो लोग किए थे उस पर कार्रवाई किया। न्याय संगत होता तो हाईकोर्ट शायद इस फैसले के साथ होता। जब दल न्याय संगत कैसे हो गया? कैसे नहीं हुआ? जब न्याय संगत
होता तो हाई कोर्ट इस फैसले को साथ देता। उसको कुछ कर देता है तो जज साहब को इस्तीफा देना चाहिए। हाई कोर्ट इस फैसले को नहीं पलटता अगर न्याय संगत होता। लोअर कोर्ट क्यों नहीं, कितने सैकड़ों मामले हैं जब लोअर कोर्ट किसी को बरी कर दिया और किसी को सजा दे दिया, हाईकोर्ट सजा दे उसको बरी होता है। हाईकोर्ट इस फैसले के साथ कहां रहा? उच्चतम न्यायालय उसके लिए है, न्याय संगत नहीं है तभी पार्लियामेंट हो जाती है, किसी पर आरोप लगा दे, किसी कहने पर हुआ है, ये सब राजनीति से प्रेरित है। और वो लोग पार्टी में से कोई पार्टी पर नहीं हुआ शंका, यह भाजपा की साजिश के तहत हुआ है। नीतीश जी चुप क्यों है? क्यों नहीं अब तक आए? मांझी की प्रतिक्रिया आ गई, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ गई, श्रवण कुमार ने जो आरोप लगाए थे नीतीश जी चुप क्यों है? उस पर फैसला हुआ। नीतीश जी पार्टी के नेता हैं, उसके लिए मंच से बोलेंगे, मन से बोलेंगे, लेकिन रिएक्शन वो मीडिया के सामने बाकी मुद्दों पर आते हैं, इन मुद्दों पर रिएक्शन देने से सारे लोग हैं, हर बात पर नीतीश जी बोले ऐसा तो जरूरी नहीं है। सीएम मांझी भी कहते हैं कि इस फैसले का विरोध किया था, सीएम मांझी भी इस फैसले के साथ नहीं। अपना अपना लोकतंत्र है, लेकिन मेरा सीधा सीधा मानना है कि वो लोग पार्टी में उस दिन भी नहीं थे और आज भी नहीं है। मांझी की राय भी गहरी साजिश सरकार को अस्थिर करने की, राज्यसभा का चुनाव नहीं था। की राय भी आपके लिए अहम नहीं है? वो राज्यसभा का चुनाव नहीं था, बिहार को सरकार को गिराने की साजिश थी और ये लोग भाजपा के बी टीम के में काम कर रहे हैं। भाजपा जब सरकार से और नीतीश कुमार से सामने नहीं लड़ना चाहते, कई ऐसे विधायक हैं जब वो सामने से सक्षम नहीं थी तो पीछे से बात कर रही है और भाजपा के लोग बी टीम मेरे ख्याल से सुन लीजिए, भाजपा पर हमला बात नहीं कीजिएगा, पहले अपने घर को संभालिए। आपके अंदर के कई ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं, क्या ये आपको नजर नहीं आ रहा है? क्यों नहीं बोलेंगे? हर लोग अपने घर में बोलते हैं, आप अपने भाई के बात नीतीश की लोकप्रियता कम हो गई, कैसे कम हो गई? आप पार्टी के अंदर ही हम पार्टी के नाम पर नीतीश कुमार के नाम पर जीत के आए हैं, किसी को स्वर्ण जीत के आए हैं, सब लोग पार्टी के पार्टी के अंदर ही तो विरोध है। यदि पार्टी में बाहर में क्या स्वीकारता आप दिखाइएगा? पार्टी के अंदर ही जब विरोध है तो कहां पार्टी के अंदर विरोध है? पार्टी के अंदर इतने विरोध नहीं होते, पार्टी में है ही नहीं। वो लोग पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, वो लोग किसी से गठबंधन कर चुके हैं, वो लोग भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी सीएम मांझी आपकी पार्टी में है, पार्टी को अंदर सीएम मांझी आपकी पार्टी में है, निश्चित पार्टी में। पार्टी लाइन से अलग क्यों बयान दे रहे हैं कि इस फैसले का विरोध किया? हम होना चाहिए तो अपना निजी बात उनके सुझाव को आपने नकार दिया था, उन्होंने सुझाव दिया था कि ये फैसला अध्यक्ष ने फैसला दिया और अध्यक्ष ने जो पार्टी का आरोप था उसको सही पाया तब फैसला दिया। मंटू जी मेरे ख्याल से बेबाकी ढंग से अपनी बात रखिए, लेकिन जरूर उसमें ईमानदारी की पुट रखिए। जज पर उंगली उठाना कि जज ने ऐसा गलत फैसला देना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्या ये फैसला से लोअर कोर्ट तक जज फैसला देते हैं और उनके फैसले बदलते रहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका है और नीतीश कुमार पर असर पड़ेगा इस फैसले से? कोई झटका नहीं है, पार्टी से वैसे लोग बाहर गए उसके लिए अच्छा है और समर्पित कर को मौका मिलेगा। इकबाल की पंक्ति है जी, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, क्या मालूम नहीं कि बोलता लहू भी बोलता है। तो नीतीश कुमार पर्दे के पीछे से जो सारा खेल कर रहे थे, दरअसल जब भाजपा से गठबंधन तोड़ा गया उसके बाद सरकार अल्पमत में थी, सरकार में जोड़ तोड़ किया गया। आपने देखा किस तरह बीजेपी के विधायकों को इस्तीफा दिलवाया गया, उन्हें विधान परिषद लाया गया, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को इस्तीफा दिलवाया गया, उन्हें विधान परिषद में लाकर मंत्री बनाया गया, लोजपा के लोगों को शामिल किया गया, झामुमो के लोगों को शामिल किया गया। और इस जोड़ घटाव को, अंक गणित को ठीक करने के लिए कुछ लोगों को जोड़ा गया, कुछ लोगों को निकाला गया। देखिए ये पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी है, कोई विचारधारा पर चलने आधारित पार्टी नहीं है बीजेपी की तरह। तो जब व्यक्ति ताकतवर होता है तो उसकी तुगलकी फरमान सब लोग मानते हैं, लेकिन जब उसका जनाधार कमजोर होता है, आधार कमजोर होता है तो लोग विरोध के स्वर भी उठाते हैं। बीजेपी में क्या नहीं, बीजेपी में ऐसी बात नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो अब नीतीश कुमार का जनाधार समाप्त हो चुका है, वो कमजोर पड़ चुके हैं। तो दल के अंदर जो विरोध के स्वर उभर रहे थे उसको दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए उन्होंने इस हथकंडे को अपनाया। अध्यक्ष पर दबाव था नीतीश कुमार का, उनके दल का, कि इन लोगों की सदस्यता समाप्त की जाए। और किस सदस्यता समाप्त सिर्फ नहीं की गई, उनको पूर्व विधायक की सुविधा से भी वंचित किया गया, ताकि बाकी लोग जो ये सोच रहे हो कि अब तो चुनाव नजदीक है, अब सदस्यता चली भी जाए तो कोई बात नहीं, पूर्व विधायक की सुविधा नहीं मिले, इसके डर से, भय से इस सरकार को बने रहने देंगे और ये सिगरेट के अंतिम कस का मजा लेंगे। लेकिन अब तो गुब्बारा फट चुका है। विरोध के सुर कुचलने के लिए ये फैसला लिया गया। मंटू जी, विरोध के स्वर कुचलने के लिए इन लोगों की साजिश, मेरे ख्याल से तानाशाही रवैया जैसा ये बात। देखिए, लोकतंत्र के इतिहास में बहुत शर्मनाक घटना है। बिहार में पहली बार विधायक, आज की घटना शर्मनाक नहीं है,
आज की घटना अगर स्पीकर में नहीं जाता है, इसको शुरुआत में नहीं जाता है, स्पीकर कोर्ट का कैसे हुई सर, स्पीकर कोर्ट का फैसला, स्पीकर कोर्ट का फैसला पलटा जाना आपके लिए अभी भी शर्मनाक नजर नहीं आ रहा है। खरीद बिक्री करने का प्रयास किया गया, विधायकों को पैसे से लालच देकर इसमें राज्यसभा के चुनाव में भाजपा की सरकार, भाजपा के लोगों ने अस्थिर करने का सरकार का प्रयास किया। कौन सा फैसला शर्मनाक है? लोकतंत्र के इतिहास में घटना शर्मनाक है। जिस तरह विधायक को खरीद बिक्री बिहार में हुआ है, यह बिहार के इतिहास की पहली घटना है और राजनीति के इतिहास में जो लोग पार्टी के साथ जो किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों से विधानसभा से त्याग पत्र दिलवाया गया, निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जो खरीद फरोख्त के बल पे टिकी हुई सरकार है, माननीय न्यायालय पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मंटू जी, एक सेकंड, आपको माननीय न्यायालय पर भरोसा है? निश्चित भरोसा है, उनके फैसले पर भरोसा है। तो क्या उनके फैसले को लेकर आप ये नहीं मान सकते हैं कि स्पीकर कोर्ट का फैसला पलटा गया? यानी आपके लिए शर्मनाक है ये चीज? क्यों नहीं शर्मनाक है? हम उसके लिए आगे कोर्ट में जाएंगे, लोअर कोर्ट में जब फैसला होता है लोग हाई कोर्ट नहीं जाता है क्या? हम तो वही सवाल कुछ तो लोअर कोर्ट किसी में सजा में बरी कर दिया, आप टिक नहीं पाए, सजा कर दिया है तो उसको तो बदलना चाहिए। कुछ तो आपकी दलीलें इतनी कमजोर रही होंगी या फिर ठीक है, जो कोर्ट को न्यायालय को जो लगा उन्होंने निर्णय किया, हमारे अध्यक्ष को जो निर्णय लगा उन्होंने किया, फिर आगे कोर्ट में जाएंगे उसके लिए। नहीं तो अभी भी आप अध्यक्ष और सरकार की बात कर रहे हैं, न्यायालय की बातों को कम से कम कुछ अध्यक्ष तो उन्होंने देखा होगा, माननीय न्यायालय ने कुछ तो देखा होगा, हाईकोर्ट ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो गलती उसमें पाई होगी। पर जब सवाल आता है इस देश में जजमेंट पर सवाल नहीं सर, कुछ तो गलती पाई होगी। सभी स्तर के अदालतें हैं, लोअर कोर्ट जो फैसला करता है उसको हाई कोर्ट निरस्त करता है कि नहीं करता है? उसके जज को कहां हटा दिया जाता है? क्या कोई मांग करता है? मंटू जी, मेरे ख्याल से कोर्ट पर अभी हाई कोर्ट भी तब फिर वही कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए। प्रोफेसर साहब, क्या आप अपने बचाव के लिए हाई कोर्ट के फैसले को लेकर भी मुझे बोलने दीजिए जी। देखिए, कोई हटाने की कानूनी बात कोई यहां नहीं कर रहा, नैतिक आधार पर इस्तीफे की बात की गई और राजनीति में यह परंपरा है, यह राजनीति में लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है। आज की स्थिति में स्पीकर महोदय का निर्णय निरस्त हुआ है, यह गंभीर प्रश्न है, इस पर विचार करना चाहिए माननीय स्पीकर को भी और उस पार्टी को भी जिस पार्टी से वह स्पीकर बनने के पहले जुड़े थे और जिस तरह के आरोप उन पर लगते रहे। मैं नागरिक के नाते कह रहा हूं, दुखद है, वो बहुत ऐसा पद होता है स्पीकर का, मर्यादा का जी, ऐसा पद होता है जिसको सर्वमान्य होता है, लेकिन पिछले दिनों उन पर प्रश्न उठे हैं और यह प्रश्न कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रही है। मैं मंटू जी को बता देना चाहूं, आज भी अगर बीजेपी में और जेडीयू में चुनना पड़े, सैद्धांतिक आधार पर मैं बीजेपी को नहीं चुनूंगा, इसलिए मत कहिए, लेकिन लोकतंत्र हमारी सबसे पहली मांग है। क्या लोकतंत्र की हत्या हुई नहीं नजर आती? क्या जेडीयू के लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी को छोड़कर जेडीयू में किसी का कोई महत्व नहीं? और ये आज से नहीं है, वर्षों से है। अभी आपने सुना उन्होंने क्या कहा, उनके, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल नहीं रहा था जब आप बोल रहे थे। ठीक है, बोलिए। आपने कहा कि हम उनके नाम पर जीत रहे हैं, आपको अपने आप में विश्वास नहीं। जनतंत्र और लोकतंत्र में हम उनके नाम पर जीत के आए। आप क्यों नहीं कहते हम पार्टी के आइडियोलॉजी के नाम पर जीत के आए? हम अपने उन कार्यों के आधार पर जीत के आए जो हम क्षेत्र में करते हैं, हम उनके नाम पर जीता है। व्हाट काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी? पार्टी ये किस तरह का लोकतंत्र है? आपने खुद कहा, सुनिए, नीतीश कुमार यह समय आ गया है, एक मिनट, समय आ गया है, उन्हीं के खिलाफ गंभीरता से मुझे खत्म करने दीजिए, गंभीरता से इस पर विचार कीजिए। बिल्कुल, ये हाईकोर्ट का फैसला है, आप इसे लोकतंत्र के इतिहास में शर्मनाक घटना नहीं कहिए। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप लोग माननीय न्यायालय के जजमेंट पर प्रश्न उठा रहे हैं। सच यह है कि आज के डेट में जब तक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। हम भी मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ये मैंने वक्त इसलिए दिया है, आज 10 बजे तक ये बहस है, 2 घंटे का ये बहस है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के उस पर कुछ और पहलुओं पर चर्चा होगी, कुछ और बयान। आप किसी के
तो विधायकों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आया और सवाल नीतीश को लेकर उठ रहे हैं। और इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है। मांझी ने कहा कि विधायकों को बर्खास्त करने के फैसले का उन्होंने पहले ही विरोध किया था। मांझी ने कहा कि स्पीकर कोर्ट ने जो सजा दी थी वो कहीं से भी उचित नहीं था। कोर्ट का निर्णय है और उस निर्णय के बारे में क्या कहा जाएगा, लेकिन सदस्यता उनकी बहाल हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। आप ही पहले सब मतलब इसका विरोध नहीं किए थे। कुछ अनियमितता की बात आई थी, उसके बारे में कहा गया था कि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आवश्यक कार्रवाई का कतई मतलब नहीं था कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। बहुत प्रकार का पेनाल्टी होता है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने उचित समझा उन लोगों की सदस्यता खत्म करने का, तो उसके बारे में फिर हम लोगों को कुछ नहीं करना, वो कोर्ट का निर्णय है। उसी प्रकार से इनकी बात हुई हाईकोर्ट की, जो सदस्यता को बहाल रखा है, ये भी स्वागत योग्य है। मंटू जी, आपसे सीधा सवाल, अगर आप कह रहे हैं कि स्पीकर कोर्ट का फैसला सही था, तो फिर सीएम जीतन राम मांझी या तो गलत बोल रहे हैं या फिर आप गलत बोल रहे हैं या फिर स्पीकर कोर्ट का फैसला गलत। मांझी जी की बात को हम भी सुने। मांझी जी ने तो स्पष्ट कहा है कि अध्यक्ष महोदय जो ने फैसला किया था उस पर हम लोग को सहमति है और आगे भी कोर्ट ने जो किया है उस पर हमारे कोई। आप कम से कम सुनिए, अच्छे से सुनिए, ठीक है। आपकी कम से कम श्रवण शक्ति मैं अब देखना चाह रहा हूं सर आपकी। प्रोफेसर साहब ने भी सुना है, आपने अपना नजरिया होता है। मैं प्रोफेसर साहब महोदय का जो फैसला क्या ये कहा है, कोई कमेंट क्या अब नहीं, उन्होंने कहा अब हमने जो सुनाई दे रहा है सर उसे तो सुनिए, नहीं कहा हम उसको सही जो सुनाई दे रहा है आपको कम से कम उसे तो ठीक से सुनिए। ठीक है जी प्रोफेसर साहब। उन्होंने साफ कहा अनियमितता हुई थी, इसका यह मतलब नहीं उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। उन्होंने उस पर प्रश्न उठाया। जी बिल्कुल, ये प्रश्न उठाया है मंटू जी। आप कम से कम जो मांझी जी बोल रहे हैं, विरोध नहीं ना किया कि उन्होंने गलत किया। अनियमितता शब्द आप जानते हैं सर मंटू जी, अनियमितता हुई है, अनुचित फैसला था। उन्होंने गलत किया था, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन उन्होंने गलत किया है, अनियमितता हुई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। नहीं ठीक है, ज्यादा कार्रवाई हो गई, इन्होंने कहा ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए थी। जज ने जो निर्णय किया उन्होंने सही किया, वही ना, उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से मंटू जी अब कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए दिख रहा है, जो सुन रहा है उससे भी आंख खोलकर और कान खोलकर सुनिए सर। उन्होंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा हुई कार्रवाई। जी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्होंने सही कार्रवाई होनी चाहिए थी। जेडीयू के प्रवक्ता से हम अपेक्षा करेंगे और जो आपको देख रहे हैं वो अपेक्षा करेंगे आज की तिथि में, और जब तक आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उनका सम्मान करना सीखिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सदस्यता नहीं जानी चाहिए थी, ये उनका विचार। उन्होंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं चाहूंगा अपने सहयोगियों से कि वो बयान मुझे फिर से सुनवाया जाए। अगर सीएम जीतन राम मांझी का बयान मुझे संभव है तो मैं दोबारा सुनवाऊंगा। ठीक है, मंटू जी की शंका मैं मिटाने की कोशिश करता हूं। मैं सुनिए मंटू जी, गौर से सुनिए, एक बार वो सुना दीजिए प्लीज। और उस निर्णय के बारे में क्या कहा जाएगा, लेकिन सदस्यता उनकी बहाल हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। आप ही पहले सब मतलब इसका विरोध नहीं किए थे। कुछ अनियमितता की बात आई थी, उसके बारे में कहा गया था कि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आवश्यक कार्रवाई का कतई मतलब नहीं था कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। बहुत प्रकार का पेनाल्टी होता है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने उचित समझा उन लोगों की सदस्यता खत्म करने का, तो उसके बारे में फिर हम लोगों को कुछ नहीं करना, वो कोर्ट का निर्णय है। उसी प्रकार से इनकी बात हुई हाईकोर्ट की, जो सदस्यता को बहाल रखा है, ये भी स्वागत योग्य है। मंटू जी इसके दर्शक देख रहे हैं सर। हम एक सिंगल रूम में निजी चर्चा नहीं कर रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। सीएम मांझी ने ये कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई होने का मतलब ये नहीं कि सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये बयान है, आपने सदस्यता रद्द की, इसका मतलब ये गलत फैसला था। कम से कम इतना मानिए, हाईकोर्ट ने आपके पास क्या कहना है। स्पीकर ऐसे मामलों की संज्ञान स्वयं नहीं लेते। जनता दल यू के तरफ से यह शिकायत किया गया और यह मांग की गई कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए जी। तो ये फिर आप कहते हैं कि हम ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते। और जो कोर्ट का फैसला आया है 60 पेज में, मैं पूरे उसकी जानकारी के संदर्भ में नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी जरूर जानकारी है कि कोर्ट ने जो दो बिंदुओं की चर्चा की है। एक तो कि
जो राज्यसभा में मतदान है ये सदन के अंदर की कार्रवाई नहीं है, इसलिए इस पर स्पीकर को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। दल आपका कोई निर्णय ले सकता है, कोर्ट ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं ये बात। दूसरी बात कि आपका दल कोई एक्शन ले सकता था, लेकिन इस सदस्यता समाप्त करने के दायरे में नहीं आता है। और राज्यसभा के चुनाव में कोई विधायक किसी को मतदान करे तो स्वतः दल त्याग भी नहीं माना जाएगा। तो ये तो पर्दे के पीछे से स्पीकर पर दबाव बनाया गया। और अब तो जो मांझी जी ने भी साफ कर दिया कि दल के अंदर उनकी नहीं चलती है। शायद तो शायद एक दल के अंदर और सरकार के अंदर एक किसी चश्मा की हटाने नहीं की जरूरत चलती है। सिवाय नीतीश कुमार। सीएम जीतन राम मांझी भी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसे गौर से सुन लीजिए मंटू जी। वो चश्मा हटा के कम से कम खुले दिल से सच को स्वीकार कीजिए। पवन जायसवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं, बता दूं। पवन जायसवाल जी, क्या ये ओछी राजनीति हमारे दल में को परवान चढ़ाने की कोशिश थी? दल में जब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये साबित हो गया। जब टिकट मिला होगा मंटू भाई एक सेकंड मंटू जी, ऐसा कोई बात नहीं। मेरे समझ में साथ है दल में कि अध्यक्ष जी ने जो खानापूर्ति करना शुरू किया, माननीय 4 सदस्यों को हटाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत की, कागजी खानापूर्ति करने में ठीक से नहीं कर पाया, तो पकड़ के बयान दर्ज कराया जा रहा था जदयू के माननीय सदस्यों का कि आप ये आरोप लगाइए कि आपको किसी ने पैसे का ऑफर दिया। उन लोगों ने गलत क्या किया? शरद यादव जी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने उनको वोट दिया। उन्होंने दूसरा व्यक्ति जो उनको नापसंद दिखा, लगा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि राज्यसभा में जाए और हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं करे, किसी दूसरे व्यक्ति को चुना, तो गलत क्या किया? और इन्होंने हटाने का जो प्रक्रिया अपनाया वो बिल्कुल दबाव में और माननीय सदस्यों को प्रताड़ित करने के ख्याल से इतना लंबा सुनवाई करके, इतना लंबा प्रताड़ित करने का जो काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कहीं गलत नहीं कहा कि जितना बड़ा सजा होना चाहिए। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि माननीय मुख्यमंत्री का सुझाव भी दरकिनार कर दिया गया नीतीश कुमार के दल से बड़ा मुख्यमंत्री नहीं है, दल के बाद ही मुख्यमंत्री हैं। दल के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, सदस्यता रद्द ना की जाए, लेकिन फिर भी को मानना कोई दल की मजबूरी नहीं है। लेकिन सीएम ने जो कहा ये मानने की जरूरत है। सीएम अपने दल के विधायक दल के नेता हैं और विधायकों के मामले में उनकी सलाह नहीं मानी जाए तो बीजेपी जो आरोप लगाती गई है कि रिमोट से सरकार चल रही है, सवाल वही पवन जी, अगर सीएम का सुझाव दरकिनार कर दिया जाए, क्या एक शख्स के इशारे पर तमाम चीजें हो रही हैं? ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सीएम जो कहेंगे सारे सुझाव को विधायक दल मान ले। वहां बहुमत से विचार बनता है। सीएम ने अगर बात रखा और सीएम की बात को नजरअंदाज किया गया विधायक दल की बैठक में, और दल ने अगर गलत निर्णय ले लिया, तो आज माननीय न्यायालय ने ये बता दिया कि सीएम का जो राय था वो सही था, और दल ने जो निर्णय लिया वो गलत था। फैसला अगर गलत था तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है? पवन जी, नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा सवाल है। जदयू के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए नहीं, पूरे जदयू के लिए ये बहुत दुखद खबर है कि माननीय न्यायालय ने 4 सदस्यों के मामलों में इस प्रकार की टिप्पणी किया है। और उनके द्वारा जो निर्णय हुआ, विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय हुआ, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। इसमें तो विधानसभा अध्यक्ष जी को सबसे ज्यादा सबक लेने की जरूरत है। जदयू से ज्यादा अगर सबक लेने की जरूरत है तो विधानसभा के अध्यक्ष जी को जरूरत है। नैतिकता अगर राजनीति में बची है आज के दौर में, तो नैतिकता के आधार पर क्या होना चाहिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जरूर हम बयान भी सुनवाने की कोशिश करेंगे बारी बारी से अलग अलग नेताओं की। फैसला बागी विधायकों के पक्ष में आया, लेकिन फांस नीतीश के गले पड़ती दिख रही है। जाहिर तौर पर मांझी ने फैसले के बाद जो बयान दिया उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मांझी और जेडीयू के बागी विधायक एक दूसरे के लिए सॉफ्ट दिख रहे हैं, जिसके बाद सियासत परवान पर है। मांझी और नीतीश के बीच की सियासत को समझने की ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से समझने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी। ज्ञानू जी, हाईकोर्ट से जो राहत मिला वो तो खबर सबने जाना, लेकिन जीतन राम मांझी का जो बयान है वो और भी चौंकाने वाला है कि वो इस फैसले के खिलाफ पहले से ही थे। तो जीतन राम मांझी के इस बयान को किस रूप में लिया जाए? देखिए, मांझी जी हम लोग के शुरू से वो न्याय के पक्षधर थे। वो पार्टी मजबूत करना चाहते थे, पार्टी कमजोर करना नहीं चाहते थे। वो शुरू से हम लोग के पक्ष में थे। हम लोग का हाल में भी हमको शुभकामना दिए थे कि ज्ञानू जी पूरा आपके शुभचिंतक हैं, आपका पूरी शुभकामना आपके साथ है। और उन्होंने हर मंच से, चाहे विधायक दल की बैठक हो या मीडिया के माध्यम से हो, सब माध्यम से उन्होंने सबको कहा, नीतीश कुमार को, स्पीकर को, सबने कहा कि नहीं, ये अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग, वो पार्टी से मतलब, नीतीश कुमार को पार्टी से मतलब नहीं है।
ये तो भिंडिक्टिव इतना हृदय विहीन आदमी है। एक सवाल ये भी उठता है कि मांझी जी की आप तारीफ कर रहे हैं, मांझी जी आप लोग के समर्थन में है और आप नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, तो मांझी जी के इस बयान को नीतीश कुमार के खिलाफ भी माना जा रहा है। तो है मांझी जी कहाँ, मांझी जी अपना प्रयास कर रहे हैं, वो थोड़े खुश हैं। उनको तो हटाने के लिए, मांझी जी को हटाने के लिए एड़ी चोटी लगाए हैं, दो मंत्री को भेजे दिल्ली ये लालू जी और शरद जी से बात करने के लिए। तो मांझी जी को तो हटाओ, तो मजबूरी में। मांझी जी ने कभी आप लोग के सामने ऐसी बात की है क्या कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, हटाने की कोशिश की जा रही है? वो तो पब्लिकली बोले हैं, वो तो कि कुछ लोग हमारे पीछे पर, तो हमसे बोलने का क्या, वो तो मीडिया का आप लोग के सामने बोले हुए हैं। अच्छा ज्ञानू जी, एक सवाल ये भी है, आपने राज्यसभा चुनाव के समय दावा किया था कि कई सारे विधायक हमारे संपर्क में है, लेकिन 18 ही खुलकर सामने। अब जब ये फैसला आया, अब क्या लगता है कि संख्या बढ़ेगी? 18 तो हम लोग के साथ 18 2 संख्या और बढ़ गई थी, 20 हो गई थी। उसके बाद 4 आरजेडी के 24 26 विधायक तो और कई को हैं। आज तो कई विधायक और मंत्री फोन करके बधाई दिए हैं। खबर ये भी है कि मांझी जी को हटा के नीतीश कुमार फिर सीएम बन सकते हैं या फिर कोई और बन सकता है। तो अगर मांझी जी को हटाने की कोशिश की जाएगी तो आप लोग का रुख क्या रहेगा? मांझी जी को हटाने की कोशिश होगी, नीतीश कुमार खुद बनना चाहेंगे तो हम लोग खुल के मांझी जी का सपोर्ट करेंगे। वही नहीं, हम लोग भाजपा को भी कहेंगे कि मांझी जी को सपोर्ट करने के लिए। आपने अच्छा बात छेड़ा। चर्चा ये भी है कि आपके साथ जो भी नाराज विधायक हैं, जो आपके संपर्क में है, वो लोग बीजेपी का रुख कर सकते हैं। अब देखिए, वो तो भविष्य में जो उचित फैसला होगा, बिहार के हित में जो फैसला होगा, बिहार के हित में क्या होगा, ज्ञानू जी के और उनके विधायकों के हित में क्या होगा? हम लोग तो आरजेडी या जेडीयू में नहीं ना, जेडीयू से तो निकाल ही दिया, आरजेडी में जा नहीं सकते हैं, बचा बीजेपी। अब बाद में फैसला हम लोग बैठ के, हम लोग अकेले नहीं ना, इतने सारे एमएलए हैं। एक चर्चा ये भी है कि अमित शाह 23 तारीख को आ रहा है, उस दिन कोई बहुत बड़े संख्या में नेता शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, एक चर्चा ये भी है। अब नेता हम लोग अभी विधायकों में उस तरह का नहीं है, विधायक में उस तरह का अधिकतर लोग खुश नहीं है विलय से। अधिकतर लोग मेजॉरिटी एमएलए जो हैं वो खुश नहीं है वो विलय से। कोई नहीं चाहता कि फिर उस तरह का कुशासन आए और फिर इस तरह का राज्य हो। अभी शुरुआत भी उस तरह के हो गई है, क्योंकि मांझी जी की इतना स्वतंत्रता नहीं है। एक तरफ लालू जी है रूल कर रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, एक तरफ मांझी जी हैं। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानंद सिंह ज्ञानू, जिनके बयान को बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। कई सारे विधायक उनके संपर्क में, ऐसे विधायकों की संख्या 50 से ज़्यादा है। मांझी जी को हटाने की कोशिश की जाएगी तो किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नीतीश कुमार बनेंगे तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। यानी कि मंशा साफ है, बीजेपी को लेकर सॉफ्ट है। सॉफ्ट का माना यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द ये अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे राजनीति बिहार की दिलचस्प होती जा रही है। कैमरामैन केपी के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, पटना। तो लीजिए, एक और नई बात यह है कि अब मांझी को समर्थन नीतीश को ना, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मांझी को भी हटाने की कोशिश हो रही हो, मांझी जी को भी हटाकर नीतीश कुमार अब सामने आना चाह रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर मांझी रहे तो शायद उनका रोल कम होने लगेगा, उनकी पूछ कम होने लगेगी। लेकिन ऐसा होगा तो 50 से ज़्यादा विधायक संपर्क में हैं, ये कहना है ज्ञानंद सिंह ज्ञानू का, और हम सरकार तक गिरा देंगे। बीजेपी वालों को भी कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए। तो बीजेपी के लिए ज़रूर बैठे बिठाए बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, इतने संकेत दे रहे हैं ज्ञानंद सिंह ज्ञानू। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल। हमारे साथ रविंद्र राय भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो इस वक्त खुश हैं इस फैसले से, हाईकोर्ट के फैसले से, जिन पर बागी का इल्ज़ाम लगाकर और जिनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। हम रविंद्र जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। सवाल वही है, इस फैसले के बाद नीतीश क्या करेंगे? नीतीश कुमार जो कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज उनकी पार्टी में ही विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या यह माना जाए कि विरोध के सुर को दबाने की कोशिश हो रही है? विनोद नारायण झा हमारे साथ हैं मौजूद, लगातार मुख्य प्रवक्ता। विनोद जी, यहाँ पर तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। पवन जायसवाल जी हैं, मंटू जी हैं, संजय टाइगर जी हैं, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हैं, रविंद्र राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये आप मान सकते हैं कि नीतीश कुमार दरअसल विरोध के सुर को दबाने की कोशिश करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं? तो करते ही हैं। जो सच बोला है, इन चारों विधायकों का क्या दोष था? कानून ने अपनी व्याख्या कर दी कि वो जिन गलतियों के कारण इनको निकाला गया वो गलत था। तो उनके पास तो बड़े बड़े वकील, मिनिस्टर भी हैं और एमएलए भी हैं।
तो कोई जानकार नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन गुस्से में बदले की भावना से अलोकतांत्रिक होकर संविधान की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी है। सिंपैथी है आपका सिंपैथी इनके साथ है, तो क्या आप इनको बुलाएंगे, शामिल करवाएंगे? नहीं, देखिए ये तो इनका मामला है, अभी ये लोग निर्दलीय है और अभी किसी दल में नहीं है। आना चाहे तो आप स्वागत करेंगे? निश्चित रूप से आना चाहे तो, इन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ा है तो मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ है, आएंगे तो हम इनके लेने पर गंभीरता से विचार करेंगे। रविंद्र राय जी हमारे साथ हैं मौजूद। रविंद्र राय जी, मैं आपको बहस में लाऊंगा। रविंद्र राय जी, क्या ये आपका फैसला होगा? आप तमाम जो विधायक हैं जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आपके साथ अन्याय किया है, तो आप बीजेपी के पास जाएंगे? बीजेपी आपको बुला रही है। देखिए, बीजेपी कोई अछूत पार्टी नहीं है। हम लोग ऐसे भी 2010 में जो चुनाव लड़े थे वो एनडीए में बीजेपी और जनता दल के साथ पार्टनरशिप में लड़े थे, तो कोई बहुत अजूबा बात नहीं है कि बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये आज का ये प्रश्न नहीं है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार अहंकार को शांत करने के लिए किस हद तक गिरेंगे। सवाल ये है कि नैतिकता का चोला ओढ़े रहेंगे, अनैतिक काम कितना करेंगे, चाल चेहरा चरित्र कुछ और होगा। देखिए, और मंटू जी हमारे जवाब देंगे। मंटू जी सुन लीजिए तब ना जवाब देंगे। जी कहिए। जब उन्होंने कहा है कि पार्टी में उम्मीदवार गलत बना दिया गया इसलिए विरोध किया, जब उनको हमको जैसे सभी लोग उम्मीदवार बनाया गया था उस समय भी तो पार्टी में विरोध हुआ होगा कि किसको उम्मीदवार बना दिया गया था। जब हमको उम्मीदवार नीतीश जी और पार्टी बनाई तो अच्छा थे, और जब हमको उम्मीदवार नहीं बनाई तो खराब हो गए। और नीतीश कुमार जी ने अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को जब सत्ता कुर्सी बैठाया तो ये बात ऐतिहासिक जो फैसला किया लोगों को पच नहीं रहा है कि नीतीश जी ने महादलित को अंतिम पंक्ति हाईकोर्ट के फैसले को क्यों भूल जा रहे हैं बार-बार? माननीय हाईकोर्ट के फैसले को क्यों भूल जा रहे हैं? जो मान सम्मान जो देश स्तर पर नेतृत्व बढ़ा है, ये लोग घबराए हुए हैं नीतीश जी के नाम। नीतीश कुमार का मान सम्मान इतना बढ़ गया है, नेतृत्व इतना कर रहे हैं, इतना मान सम्मान बढ़ गया है, तो पार्टी के अंदर ही क्यों विरोध हो रहा है? मेरा सवाल मंटू जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। सभी लोग उनको गिराने में लगे थे। मेरा सवाल सुन लीजिए, पार्टी के अंदर ही क्यों विरोध हो रहा है? अगर इतना मान सम्मान बढ़ा है की बात कर रहे हैं, सब लोग गिराने में लगे थे। नीतीश जी जब बनाए तो हटाएं क्यों? बताइए कितना बड़ा भ्रम चला है, नीतीश जी हटाना चाहते हैं। जब वही बनाए हैं और जो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने किया इन लोगों को नहीं पता, इसलिए वो हटाना चाहते हैं। बताइए, नीतीश जी जब महादलित जी को कुर्सी पर बैठाए मुख्यमंत्री की अपनी, तब वो हटाना क्यों चाहेंगे? आप उनके फैसले को कहां मान रहे हैं? आप उनके फैसले चाहते हैं? ये लोग का भ्रम जाल है और ये लोग भ्रम जाल में लोगों को फंसाना चाहते हैं। यह फैसला लोग को नहीं पच रहा है नीतीश जी का, जिन्होंने सर हाईकोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट ने आपके फैसले को पलट दिया है। इनकी क्या बात आप कर रहे हैं? हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आपका फैसला गलत था। अब तो कम से कम आप मानिए कि हाँ ठीक है, हमारी तरफ से गलती हुई। सीएम मांझी कह रहे हैं कि अनियमितता हुई, सीएम मांझी कह रहे हैं कि सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, अब भी आप नहीं मान रहे? नहीं, इनके आरोप पर हमने बोला कि इन्होंने कहा कि उम्मीदवार जी प्रोफेसर साहब, तो ठीक है, हमको भी जब उम्मीदवार बनाया होगा पार्टी का तो उस समय भी कोई 10 आदमी उम्मीदवार होगा। जी देखिए, दो बात सामने आई है। पहली बात जीतनराम मांझी जी के बारे में कि माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, ये तो ऐतिहासिक सत्य है और उनके इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन एक बार मुख्यमंत्री बना देने के बाद आज ये आयरनी है, अंग्रेजी में कहते हैं कि आयरनी है कि उनकी पार्टी ही में, उनके मंत्रिमंडल ही में उनका विरोध हो रहा और उन्हें खुलकर कहा मीडिया से 2 दिन पहले कहा कि मंत्री उनकी बात नहीं मानते। अब उसके पहले उन्होंने कहा अफसर उनकी बात नहीं करते। अरे आज तो एक ऐसा सच आया है कि पार्टी से बाहर उनको अधिक समर्थन है, अब पार्टी के अंदर है और इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी को लेनी चाहिए। नीतीश कुमार जी आज भी सर्वमान्य नेता हो या ना हो, लेकिन मैं मानता हूं आज भी कंट्रोल में है जेडीयू के। क्या उन्होंने कभी स्पष्ट कहा कि जीतनराम मांझी का सम्मान होना चाहिए? यह दलित का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। आज भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। मुझे कहने दीजिए। और जहां सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए, माननीय नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं, यहां बैठे और लोग भी, लेकिन क्या समाजवाद का सत्ता का हस्तांतरण मिडिल इंटरमीडिएट कास्ट तक रह जाएगा? क्या दलितों तक ट्रांसफर नहीं होगा? यह सही अर्थ में डी फैक्टो सेंस में होना चाहिए, केवल कागज पर नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है जनता के सामने उनको आज भी दिल से
ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वीकार कर रहे हैं और न जेडीयू का एक सेक्शन। एक मजबूरी, सियासी मजबूरी में उनको बनाए हुए हैं जी। आप उनका सम्मान मैं रविंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, दलितों को वास्तव में अगर सत्ता देना। दूसरी चीज सुमित, सेकंड पॉइंट, जनतंत्र, नीतीश कुमार की प्रशंसकों में मैं भी था शुरुआती दौर में। उन्होंने कुछ सिद्धांत की बात की थी, सिद्धांत आधारित राजनीति की बात की थी, और उन सिद्धांतों में सुशासन उनका कार्यक्रम था, सिद्धांत था लोकतंत्र, सिद्धांत था सबों को साथ लेकर चलना। उन सिद्धांतों को उन्होंने छोड़ दिया है। सबसे बड़ा दुख होता है कि उन्होंने लोकतंत्र को त्याग दिया। मेरी सबसे बड़ी शिकायत उनसे वही होती है कि उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। और पिछले वर्षों से इस बात को मैं स्वयं कह रहा हूं, एक एनालिस्ट के रूप में, एक नागरिक के रूप में। मैं किसी पार्टी में आज भी नहीं हूं। आज भी वक्त है, नीतीश कुमार की अपनी जगह थी, उनका आज भी एक जगह है, लेकिन उन सिद्धांतों की वजह से था। आप इसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं? जिनको लेकर वो चले थे उन सिद्धांतों को पालन करें, और उन सिद्धांतों में सबसे बड़ा है लोकतंत्र को पार्टी में प्रैक्टिस करें, सम्मान बढ़ेगा उनका, उनकी पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसी क्या नौबत आ गई? मैं बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा, रविंद्र जी हमारे साथ हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई जो सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा है नीतीश कुमार जी को? आपके मुताबिक लोकतंत्र को त्याग करना पड़ा है, ऐसी क्या नौबत आ गई उनके पास? प्रोफेसर साहब मैं देखिए, अब तो मैं मानने के लिए बाध्य हूं कि उनके स्वभाव में लोकतंत्र नहीं। मैंने कहा कि दो अपने वजूद पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं व्याख्या कर रहा हूं। आपका निजी आपका प्रोग्राम आपके साथ कितने ऐसे चेहरे हैं पार्टी में या फिर पार्टी के बाहर जो नीतीश कुमार को लेकर खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, इस फैसले के बाद बोल रहे हैं? जी एक सेकंड, रविंद्र जी हमारे साथ। नीतीश कुमार ने बिहार का जी रविंद्र जी देखिए नीतीश जी को अपने वजूद पर खतरा नजर आ रहा था कि नीतीश जी को अपने वजूद पर पूरी तरह से खतरा था कि हम पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए जिसके बुनियाद पर राजनीति करते थे कि जंगल राज खत्म करो, इनको खत्म करो, जिसके खिलाफ हम लोग जीत करके आए थे, उसके शरण में चले गए हैं। उनके बी ग्रेड के नेता हो गए हैं। जैसे लालू के चाटुकार लोग हुआ करते थे, उसी तरह से ये उनके चाटुकारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इनके पास तो वोट बैंक नहीं बना है, इनका कोई आधार नहीं है। तो जिस बुनियाद पर नीतीश जी राजनीति करते थे, जिनका जो बुनियाद था, उस बुनियाद को ही खत्म कर लिए। तो हम लोग एनडीए के साथ जीते थे। अब लेकिन रविंद्र जी सवाल जेडीयू के नेता उठा रहे हैं कि आपको राज्यसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार की इतनी खामियां नजर क्यों आई राज्यसभा चुनाव के दौरान? नहीं, राज्यसभा से पहले भी नीतीश कुमार जब लोकसभा का चुनाव हार के आए और जब इस्तीफा उन्होंने दे दिया तो फिर नाटक करवाने लगे वो। तो मैं पहला ऐसा विधायक था कि मैं उनको कहा था कि भाई नैतिकता 24 घंटा में बदल नहीं जाती, आपको पता होगा। मीडिया में बाइट आप लोग के चैनल में कितने ऐसे चेहरे हैं आज के डेट में, आज की तारीख में रविंद्र जी, जो नीतीश कुमार के उस फैसले के खिलाफ हैं, बीजेपी के साथ रिश्ते तोड़ने के खिलाफ हैं और आरजेडी के साथ रिश्ता जोड़ने के खिलाफ हैं? देखिए, अभी तकरीबन 40 से 50 एमएलए हम लोग के संपर्क में हैं जो नीतीश जी के गलत फैसले के खिलाफ में हैं और राज्यसभा के चुनाव में भी थे, लेकिन सत्ता का धौंस दिखा करके, फर्जी मुकदमा में फंसाने का धौंस दे करके। लेकिन क्या इस फैसले के बाद उन 40 से 50 विधायकों का मनोबल बढ़ा है और विरोध के स्वर तेज होंगे? बिल्कुल स्वर होगा और हम लोग इनको असली जगह पर लाएंगे, इनका चाल चरित्र को उजागर करेंगे। लेकिन उन 40-50 विधायकों को एक बैनर चाहिए, वो बैनर क्या होगा? देखिए, हम लोग अपने अपने क्षेत्र में हम लोग का भी लोकतंत्र में हमें जनता जनार्दन होती है। हम भी महुआ से जीते हैं, हमारा जनता के बदौलत जीते हैं। तो हम लोग अपने लोगों से तय करेंगे, उनका फीडबैक आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। 40 से 50 विधायक आप बता रहे हैं, 40 से 50 विधायक अगर सीएम जीतन राम मांझी हैं तब तक 40 से 50 विधायक साथ में हैं। अगर मांझी जी हटाए जाते हैं तो आप उन 40 से 50 विधायकों के बूते सरकार गिराने की भी कोशिश कर सकते हैं? नहीं, जीतन राम मांझी जी का अगर हटाने का प्रयास होगा तो हम लोग विरोध करेंगे। तो ऐसा क्यों है कि मांझी जी को समर्थन दे रहे हैं, नीतीश कुमार को ना, जबकि मांझी जी नीतीश कुमार के समर्थन में है? देखिए, चौधरी साहब अभी बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी को लोकतंत्र में पूरा कोई भी विश्वास नहीं रहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भूल गए। जिस रास्ते से यहाँ तक वो पहुंचे हैं उस पूरा मर्यादा को भूल गए हैं, लोकतंत्र में उनको विश्वास नहीं रहा। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को सम्मान नहीं करते हैं। उनकी एरोगेंसी इतनी चरम सीमा पर है कि वो किसी को कुछ समझते नहीं, अपने आप को भाग्य विधाता समझते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, गठबंधन तोड़ते समय भी
बीजेपी से गठबंधन बीजेपी सरकार से इस्तीफा मांग रही है, आप मांगते हैं? बिल्कुल, हम सरकार से इस्तीफा नहीं मांगते सरकार लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से सरकार को गवर्निंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा गवर्निंग अगर होता है जिसमें सत्ता को चाबी नीतीश कुमार के पास में हो, तो ऐसा गवर्नमेंट को चला जाना चाहिए। गवर्नमेंट के मुखिया जीतन राम मांझी जी हैं जी। नहीं, रिमोट कंट्रोल नीतीश कुमार है, मास्टरमाइंड षड्यंत्रकारी नीतीश मैं कुमार वही है। सवाल पूछ रहा हूं, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, बीजेपी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में है। बीजेपी को लोकतांत्रिक हक है कि कोई भी घटनाक्रम होता है तो वो अपना मांग करेगी, वो उनका अधिकार है, वो अधिकार हम छीन नहीं सकते। जेडीयू के नेता कहते हैं कि इस फैसले का कोई असर नहीं होगा, इस फैसले से कोई नीतीश कुमार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, उनका चाल चेहरा चरित्र लोगों के बीच में उजागर हो गया है, उनके चेहरे पे कालिक पुत गया है, उनको हाई कोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा है। इसका उनको जीवन भर गम होगा कि अपना जूता अपना सर उनको मिल गया। इसका जवाब जो है बिहार की जनता देगी। लेकिन जवाब खोजने के लिए वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिए, उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में हम भी गए हुए हैं। वो मेडिसिन स्कैम के स्कैम मास्टर हैं, उनको तो नोटिस आने वाला है 29 तारीख को, वो भी जेल जाए, वो अपना जेल जाने की तैयारी करें ना। कौन के उनको रोका है सुप्रीम कोर्ट? मेरे ख्याल से इस खबर को फिर से बता दीजिए सर, क्या आपने कहा? मैं कह रहा हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं। दवा घोटाले के स्कैम में नीतीश कुमार पर तो 29 तारीख को नोटिस आने वाला है, वो तो खुद जेल जाने वाले हैं, तो वो जेल उनको सुप्रीम कोर्ट जाने से कौन रोका है? ये पूरा मामला बता सकते हैं आप? जो अब दवा घोटाला का मामला है, लेकिन इस मामले में आप क्या आपने दलील दी जो नोटिस से नीतीश कुमार को आएगा और आपके मुताबिक जेल जाएंगे? जी, आपको मालूम होगा कि 19 दिसंबर को एक जनहित याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस आ चुका है और अगली सुनवाई 29 जनवरी को है। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आएगा, क्योंकि इसके षड्यंत्रकारी नीतीश कुमार है और हेल्थ मंत्री और NHRM के चेयरपर्सन होने के सरकार को नोटिस आएगा कि नीतीश कुमार को? नहीं, नोटिस बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आ चुका है। लेकिन नीतीश कुमार को मैंने पार्टी बनाया उस केस में। अच्छा। उसमें नीतीश कुमार को भी पार्टी है और नीतीश कुमार भी उस केस में पार्टी है, तो उनको भी अपने जेल जाने के लिए तैयार है। वो तो षड्यंत्रकारी थे। NHRM के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के चेयरपर्सन होते हुए 9 साल तक उन्होंने दुरुपयोग किया राज्य स्वास्थ्य समिति को। उसमें तो इक्विपमेंट में, मेडिसिन में और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, उस पर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें AG और CAG का रिपोर्ट आ चुका है। नीतीश कुमार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखिए, उनको तो प्रतिक्रिया देने से डर लगता है ना, वो तो किसी को पीछे से रिमोट कंट्रोल से संचालित करते हैं, प्रतिक्रिया तो उनको देना ही पड़ेगा। उनके बड़े भाई गए हैं, अब उनको जाना पड़ेगा। आप क्यों नहीं फिर कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए, सरकार को हम इस्तीफा मांगते हैं सरकार से, क्यों नहीं कहते हैं खुलकर? देखिए, सरकार को रिमोट कंट्रोल से सरकार अनैतिक सरकार हम नहीं बोल रहे हैं, हम नीतीश कुमार अनैतिक व्यक्ति ये बोल रहे हैं। नहीं, रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, आपके मुताबिक यही बात है ना? नीतीश कुमार अगर चला रहे हैं तो चल रही है, चल रही है, तो ऐसी सरकार से आप क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं? नहीं। अच्छा बताइए कि जब बिहार के मुख्यमंत्री खुद ये बोल रहे हैं कि हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लोग हमको फ्रीडम होकर के काम करने नहीं दे रहा है, तो मैं बोल रहा हूं तो कौन सा गलत बोल रहा हूं? हम लोग की तो सदस्यता आ गई है। आप मांग करते हैं, आपके साथ जो तमाम विधायक हैं, क्या वो चाहते हैं कि सरकार इस्तीफा दे? बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी की मांग में आप शामिल हैं? देखिए, नैतिकता का चोला ओढ़ करके अनैतिक काम अगर इसी तरह के काम करते रहेंगे तो हम लोग भी एक समय आएगा कि बैठ करके इस्तीफा मांगेंगे। वो समय कब आएगा? आ जाएगा, आप देखते रहेंगे, आप लोग को सूचना दी जाएगी, आप ही के माध्यम से तो सूचना फ्लैश होता है। चुनाव नजदीक है सर, चुनाव नजदीक आते आते तो वैसे भी सरकार नहीं बननी है, उसके पहले देखिए, मांझी जी हम लोग के समर्थन में शुरू से रहे हैं। हाँ। हम लोग के सदस्यता रद्द करने के मैटर पर भी वो हम लोग के साथ वो स्पीकर को और मना करते थे कि नहीं, सदस्यता रद्द नहीं होना चाहिए, गलत काम है। लेकिन नीतीश कुमार के जिद के कारण से उनके अहंकार को ठंडा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के अहंकार को ठंडा करने के लिए सदस्यता। ठीक है, मैं रविंद्र राय जी आपकी बात पर प्रतिक्रिया लूंगा। मंटू जी, नीतीश कुमार मनमानी करते हैं, नीतीश कुमार की जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ और
स्पीकर कोर्ट का फैसला फिर हाई कोर्ट में पलट गया। नीतीश कुमार जी में इतनी सारी खामियां थी तो इनको पहले ही जदयू छोड़कर चले जाना चाहिए था। जब करोड़ों का 12 नारा हो गया तो इनको इतनी खामियां नजर आ रही है। जब राज्यसभा चुनाव के पहले लोग क्यों नहीं छोड़ दिया नीतीश जी को? किसी ने रोका था क्या इन लोगों को? ये लोग अपना पेट भरने के लिए राजनीति कर रहे हैं और भाजपा की बी टीम बनकर बैटिंग कर रहे हैं, भाजपा के लिए बना रहे हैं। इनके पार्टी के नेता जैसा अनैतिक कोई व्यक्ति होता है क्या कि जब मौका मिला तो राजद के लोगों को पार्टी तोड़ देते हैं और हॉस्टेलिंग करते हैं? हॉस्टेलिंग करते हैं, राजद को तोड़ करके लाते हैं, उसको मंत्री बनाते हैं। सब लोग कर लिए, मंत्रिमंडल के लोग दूसरे के पार्टी को तोड़ते हैं, स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, नैतिकता के पाठ रहेंगे। सब कोई अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो सब कोई में नीतीश कुमार भी हैं, आप भी हैं, जेडीयू के नेता भी हैं, मंटू जी। को तोड़ करके आप लोग गद्दारी जाएगी और आप लोग ने दल से गद्दारी किया है। लोकतंत्र का इतिहास जब लिखा जाएगा बिहार का, उसमें गद्दारों की लिस्ट में आप लोगों का नाम आएगा कि पार्टी माँ होती है और माँ से आपने गद्दारी किया। यदि इतनी खामियां थी तो आपको पहले दल छोड़ के चला जाना चाहिए था। लेकिन जब करोड़ों का 12 नारा हो गया तो सारी बातें आपको मिट गई और अच्छाई किधर थी, बुराई किधर आने लगी, जंगल राज नजर आने लगा। जब नीतीश जी लालू जी मिलते हैं तो जंगल राज नजर आता है और जब रामकृपाल जी भाजपा में मिलते हैं तो कोई जंगल नहीं नजर आता है। यह बहुरूपिया जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है और आप लोग उसके रिमोट कंट्रोल से गाइड हो रहे हैं। रविंद्र जी बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। कर रहे हैं, भाजपा के लिए कर रहे हैं सभी लोग। सवाल का जवाब दिए। करोड़ों का 12 नहीं आ रहा, करोड़ों का 12 नहीं आ रहा, क्या हुआ? करोड़ों का 12 नहीं है, कहाँ हुआ? पार्टी को तोड़ करके मंत्री बनाना इससे बड़ा अनैतिक कोई काम होता है? राज्यसभा चुनाव से पहले आपको खामी नजर नहीं आई, ये सवाल है नीतीश कुमार में। बिल्कुल आ रहा था। ये मंटू जी को राजनीति का कोई समझ नहीं है, मंटू जी समझते नहीं है। नहीं मंटू जी को समझ नहीं है। करोड़ों का 12 नहीं आ रहा क्या है सर? दर्शकों को बता दीजिए। नाटक कर रहे थे, दूसरे पार्टी को तोड़ करके मंत्री बनाने का क्या ये क्या तरीका है? हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, मंत्री बनाना कौन लोग देने का ये तरीका नहीं है। बिहार में लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार विधायक खड़ी पकड़ी हुआ। ठीक है रविंद्र जी, विधायक पर लोग बहुत भरोसा करते हैं। मेरे ख्याल से रविंद्र जी बिक जाएंगे तो फिर मैं पूरी बात मंटू जी की सुन लेता हूं, उसके बाद आपका जवाब लेने की कोशिश करूंगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ। चला गया मंटू जी, करोड़ों का 12 नहीं आ रहा। एक सेकंड मंटू जी, करोड़ों का 12 नहीं आ रहा, ये पूरी बात आप बताइए दर्शकों को, क्या हुआ? करोड़ों का 12 नहीं आ रहा, कहां पर हुआ? लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार घटना हुआ कि बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग किया गया और बिहार की सरकार को अस्थिर करने के लिए आखिर यही विधायक लोग क्यों गए साइन करने के लिए प्रस्ताव पर? किस लालच में, स्वार्थ में, भय में, दबाव में क्यों गए? और लोग क्यों नहीं गए? इनके साथ क्या डीलिंग हुई? हमको लगता है कि विधायक मजदूर मजदूर तो है नहीं। किस कारण से लोग प्रस्ताव कर किसी पार्टी का? जब कैंडिडेट उम्मीदवार पसंद नहीं था तो आपने खिलाफ करते। मैं आता हूं प्रोफेसर साहब, मैं आता हूं। रविंद्र जी एक सेकंड, मैं एक सेकंड मंटू जी, रविंद्र जी इस सवाल का जवाब दीजिए। आखिर राज्यसभा चुनाव में क्या कोई डील हुआ जिसकी वजह से आप नीतीश कुमार के खिलाफ आ गए और उससे पहले नीतीश कुमार के खामे, जो ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे, मैं चाहूंगा स्पष्ट करें। देखिए सरकार इनकी थी, 1 रुपया क्यों नहीं पकड़े? इन पर और इनके नेता पर मानहानि का मुकदमा ठोक देंगे, मुकदमा ठोक देंगे। क्योंकि अनैतिक व्यक्ति राजद को तोड़ता है, उसके पार्टी को ला करके मंत्री का लोभ देता है, हॉर्स ट्रेडिंग करता है। और इनका सरकार था, ये इनका सरकार क्या कर रही थी? एक पैसा क्यों नहीं पकड़ रहे थे हम लोग को? अगर पैसा का नारा भरा तो सरकार इनकी क्या कर रही थी? यहाँ पर आदर करके ये लोग नहीं मंटू जी, सरकार क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने क्यों जांच क्यों नहीं करवाई? सरकार ने क्यों नहीं जांच करवाई? आपकी सरकार चुप क्यों रही? आपको लग रहा क्या कारण था? किस डील पर लोग नहीं? ठीक है मान ले मंटू जी मंटू जी किस दबाव से? मेरे ख्याल से अब आप इस सवाल से बचना चाह रहे हैं। सरकार क्यों नहीं जांच करवाई? सरकार क्यों चुप रही? देखती रही करोड़ों का 12 नहीं आ रहा, करोड़ों का खेल होता चला गया। नहीं तो फिर आप सवाल उठा रहे हैं, सरकार आपकी थी। मैं आऊंगा, एक सेकंड जी मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। पवन जी एक बात हम जानना चाहते हैं जी कि रविंदर जी के ऊपर या ज्ञानू जी के ऊपर जो आरोप जदयू की तरफ से भी लगाया जा रहा है, सेम चीज भाजपा के माननीय सदस्यों को और राजद के सदस्यों को तोड़ने का काम जदयू की तरफ से भी हुआ था। जब वो लोग आए थे जदयू के पक्ष में और बिहार सरकार में मंत्री परिषद में शामिल हुए या फिर विधानसभा का पद रिक्त करके और विधान परिषद में भेजा गया, ये बिहार के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि समय बचा हुआ है बिहार विधानसभा का और वैसे सदस्यों को शामिल करा के और फिर से विधान परिषद का सदस्य बनाया गया।
हम लोग कभी इसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहते हैं, हम लोग कभी इसको नहीं कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, इसमें घुसखोरी हुआ, जो भी हुआ, हम बोलेंगे कभी ऐसा हम लोग का कभी आरोप नहीं है। मंटू जी बोलिए जरूर, लेकिन तर्कपूर्ण जवाब दीजिए। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में हमारे पवन जायसवाल जी कभी सरकार का समर्थन करते हैं, कभी विरोध करते हैं। जब ये अपने नीति सिद्धांत पर हम खुद नहीं रह पाते हैं, हमने दर्जनों बार देखा है पवन जी को सदन में व्यक्तिगत मामला नहीं। जब आप अपने खुद मंटू जी आता हूं सर, आता हूं। आप एक चीज बताइए हमको जरा। ठीक है, एक सेकंड सर, पवन जी। किसी भी बार देखा है निर्दलीय विधायक के रूप में इनको कि कभी सरकार का समर्थन करते हुए, सरकार सर यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है मंटू जी, ये व्यक्तिगत बात नहीं हो रही, पवन जायसवाल की बात नहीं है, रविंद्र राय की बात नहीं है, एक ऐसी पार्टी की बात है जिस पार्टी में अंतर विरोध है और नीतीश कुमार फिर भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब आपने राजद को तोड़ा, जब आपने भाजपा को तोड़ा, अपने दल में शामिल कराया, पद को रिक्त करा के फिर विधान परिषद में आपने भेजा, किसी भी दल के लोगों ने आरोप नहीं, किसी भी दल के लोगों ने ये आरोप नहीं लगाया कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग किया है, हॉर्स ट्रेडिंग किया। अगर हुआ भी, मेरा सवाल नहीं हुआ मतलब नहीं, ठीक है, अगर हुआ भी, आप कह रहे हैं कि मैं ये सीधे हॉर्स ट्रेडिंग कर दिए, कोई मतलब है? किसी माननीय सदस्य पर आरोप लगाना। प्रोफेसर साहब हमको दल प्लीज अपनी बात, पंडू जी एक सेकंड, दल को क्यों धोखा देंगे? ठीक है प्रोफेसर साहब। देखिए कभी भी बिना प्रमाण का किसी भी सदस्य के ऊपर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। जो समाज मैसेज के हमने उस बात मानहानि का मुकदमा ठोकने वाले हैं, आप पूरा दल तोड़ दिए, आप पर आरोप नहीं लगा। एक सेकंड, आप जांच करवाते, आप जांच करवाते, आपकी सरकार, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं आप आपने पता लगवाया? आप पता लगवाते कि किस कारण से गए, क्या कोई घपला है, क्या कोई घोटाला है, आपने पता कि आप उनसे अभी पूछिएगा, स्टूडियो में थोड़ी जांच होती है सर, सरकार आपकी, आप जांच करवा लीजिए, अगर वो दोषी है तो उनको जेल भेजिए। जी प्रोफेसर साहब, देखिए पब्लिक परसेप्शन क्या है जी? पब्लिक परसेप्शन वही है जो अभी पवन जी ने कहा। पब्लिक परसेप्शन है कि आपने, ये सिर्फ पैसे के लेन देन की बात नहीं, संविधान की मर्यादा का हनन होना। आप कल्पना कीजिए, आप विधानसभा से रिजाइन करवाते हैं किसी को, XYZ किसी पार्टी में हमको दिलचस्पी नहीं है कौन करता है, और उसको विधान परिषद में लाते हैं। आप सरकार बचाने के लिए जब ऐसा करते हैं और उसको आप जस्टिफाई करते हैं कि वो अपनी स्वेच्छा से आए, जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। जहाँ तक इसका यह मतलब नहीं कि मैं यह कह रहा हूँ कि अभी पैसे का खेल नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं जानता, और मुझे इस बात को मैं नकार नहीं सकता कि जिस तरह के कैंडिडेट इन्वॉल्व थे पैसे की भूमिका नहीं होगी। लेकिन यह आरोप केवल कुछ लोगों पर आप नहीं लगा सकते। मैं याद दिलाना चाहता हूं नीतीश कुमार जी की पार्टी को, नाम लेने में भी ऐतराज मुझे नहीं है। एक एक्स मिस्टर एक्स जिनके नाम से किंग जुड़ा हुआ है, कभी कांग्रेस कभी जेडीयू। क्या सच नहीं है नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा से टिकट उनको दिया था? कौन सा क्वालिफिकेशन उनका है? और जिस व्यक्ति की बात हो रही है, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसलिए जिससे बात हो रही है जो आज नीतीश जी के खिलाफ, क्या जेडीयू में नहीं थे? क्या क्वालिफिकेशन उनका था? क्या पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स है? हम किसको समझाने जा रहे हैं? मैं आपको कहूं कि यह खेल, राजनीति का खेल, एक ऐसा खेल इन्होंने बनाया है और नीतीश जी उसमें किसी से कम नहीं। नीतीश जी किसी से कम नहीं। राज्यसभा के पदों को उन्होंने कई रूपों में सेल किया, ऑन सेल किया है, केवल पैसे के नाम पर नहीं, कई सेल हुआ। मैं नहीं यह कहना चाहता, इसलिए ये सब मोरालिटी का स्टैंडर्ड नहीं है। पब्लिक परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन यह है, पब्लिक परसेप्शन यह है। क्या बोले दीजिए, पहला बनाए मंत्री तो सभी आरोप सभी पर लगता है। व्यक्तिगत सामाजिक बिंदुओं पर हम चर्चा मेरे ख्याल से सामाजिक बिंदुओं की बात नहीं, तमाम बिंदुओं अभी पार्टी बिंदुओं किसी का राय से उम्मीदवार को पार्टी नहीं बनाती है। क्या है नॉट यील्डेड इन कोई पार्टी किसी का राय से उम्मीदवार ने अपने सोच के बना दिया है। मैंने यील्ड नहीं किया, पार्टी बनाती है अपने ढंग से सोच के बनाती है। मुझे बोलने दीजिए, पहले कुछ तरीका सीखिए। मैंने कभी नहीं आपको इंटरप्ट किया जब आप बोलते हैं, मुझे कहने दीजिए। 2 घंटे का कार्यक्रम है, टाइम आपको मिलेगा। देखिए, हाई मोरालिटी, हाई कंडक्ट का दावा आप भी नहीं कर सकते। इसका यह मतलब नहीं कि मैं दूसरे को कहता हूं कि दूसरे कर रहे हैं और दूसरे ने किया है। डोंट प्रीच
आपने उन सारी मर्यादाओं का हनन किया। आपने स्पीकर की मर्यादा के हनन में, ये पब्लिक परसेप्शन है, क्या हुआ मैं नहीं जानता। राज्यसभा की सीटों के में आपने ये सब किया है। और सबसे दुखद जो पवन जी ने अभी कहा, मैं नहीं जानता किस पार्टी में है और क्या करते हैं, इतना जानता हूं कि माननीय सदस्य है, नॉट ठीक ही कहा, आप पार्टी से रिजाइन करवा रहे हैं, अरे असेंबली से करवा रहे, बिल्कुल पर्सन में ला रहे, मिनिस्टर बना रहे और जनता को समझा रहे। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग और तमाम दलों ने की हॉर्स ट्रेडिंग। सुमित जी, जो अनिल शर्मा जी जो कैंडिडेट थे राज्यसभा के, वो पहले जदयू के लोग, क्या ये मान लिया जाए कि जेडीयू के अंदर लड़ रहे हैं चुनाव, चंद जो साबिर अली जी चुनाव लड़ रहे थे, ये चंद चेहरे हैं, वो आवाज उठाते हैं तो वो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपी हो गए, खरीद फरोख्त के आरोपी हो गए, करोड़ों का वारा नियारा करते हैं। अगर जो आवाज नहीं उठाते हैं, जो बात मान लेते हैं, वो स्वच्छ हैं, साफ सुथरे हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने के बाद सरकार ने अनैतिक तरीकों से बहुमत को जुटाया, प्रलोभन दिया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को एमएलसी बनाया, लोजपा को तोड़ा, झामुमो के एक सदस्य जीतकर आए थे उनको मिलाया, निर्दलियों को मंत्री पद का लालच देकर मिलाया गया। तो अगर अनैतिकता अगर हुई है, शुरुआत उसकी हुई है वो नीतीश कुमार। और जहां तक राज्यसभा चुनाव का बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था और जिन प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो रही है, दोनों प्रत्याशियों को, उनके साबिर अली पहले राज्यसभा के सदस्य थे इन्हीं के पार्टी से, और अनिल शर्मा, इनको जहानाबाद से इन्होंने लोकसभा जिताया था। तो जब ये उम्मीदवार बनाए थे, लड़ाए थे, जब ये लड़ाए थे तो महान समाजवादी लोग थे, जब इनके दल के विरुद्ध लड़ गए तो महान पूंजीवादी हो गए। और बीजेपी के सवाल कोई उम्मीदवार नहीं था, तो सिद्धांत अपने अपने फायदों के लिए तय किए जाते हैं। पूरी होने दीजिए आप लोग, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा सर। बीजेपी का जब कोई उम्मीदवार नहीं था तो बीजेपी जनता दल यू का राह आसान होने दे, यह तो हम नहीं कर सकते थे। हमने राह में रोड़े अटकाने का प्रयास किए, वो हमारा ड्यूटी था। आप कैसे उम्मीद किए थे कि भारतीय जनता पार्टी आपके उम्मीदवारों को समर्थन देगी? विधायकों को तोड़कर नहीं, हमने कहां तोड़ा, हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था, हम किसके लिए तोड़ते? आपका कुनबा बिखर रहा है, आपके घर में आग लगी है। ठीक है, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के उस पार नीतीश कुमार की पूरी सियासत की मैं बात करूंगा। बीजेपी के विजय रथ को रोकने की बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी के विजय रथ को रोकेंगे कैसे? क्या फैसला विलय का गलत हो रहा है? क्योंकि कई सारे विधायक या कई सारे नेता कार्यकर्ता इस फैसले के विरोध में भी सामने आने लगे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। नीतीश कुमार ऐसी शख्सियत जो कभी सुशासन बाबू के नाम से बिहार की सियासी पिक्चर में हीरो थे, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि उनकी पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर उन्हें लेकर होने लगे। बिहार में नीतीश कुमार की सियासत यूं कहे कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के इर्द गिर्द उनकी सियासत घूम रही है। नीतीश एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, पर मोदी विरोध के उनके प्रयास को जनता का समर्थन मिलता दिखाई नहीं देता। आखिर वो कौन सी कड़ी है जो नीतीश को कमजोर बना रही है? एक रिपोर्ट देखिए। कहते हैं धारा के साथ चलने में भलाई है, पर राजनीति का इतिहास बताता है सियासत के समुद्र में जिसने धारा के विपरीत जाने की कोशिश की, वो इतिहास के पन्नों में जगह बनाने में कामयाब भी हुआ। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी नरेंद्र मोदी लहर पर सवार होकर निकल चुकी है और नीतीश मोदी विरोध की हवा के सहारे राष्ट्रीय फलक पर उड़ान भरना चाह रहे हैं। पर लगातार मिल रही नाकामयाबी के बाद एक सवाल सबके ज़हन में घूम रहा है। सवाल ये कि क्या नीतीश नरेंद्र मोदी के विजय अभियान को बिहार में रोकने में कामयाब हो पाएंगे? इस सवाल के जवाब में असफलता की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि नीतीश अपनी नीतियों को नीति नियंता की तरह सच मानकर आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी जनता के बीच कमल खिलाने का माहौल बनाने में लगी है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद नीतीश लोगों के बीच पहुंचे तो जरूर, पर उन्हीं मोदी का विरोध करने जिसमें जनता को देश का भविष्य नजर आ रहा था। यहां तक कि उन्होंने जनता के बीच भी अपनी नाराजगी जाहिर करने में देरी नहीं की। यानी नीतीश की यात्रा संपर्क से ज्यादा शिकायत के जरिए सियासत को साधने की कोशिश दिखी। शायद इसलिए भी दल और दिल मिलाने की कवायद जब दिल्ली में हुई तो ना तो जनता परिवार में जनता के विश्वास की मुहर दिखी और न ही
जेपी आंदोलन की धार। अब बात बिहार की है, इसलिए सवाल नीतीश के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति के जिस रंगमंच पर नीतीश नायक बनना चाह रहे हैं उसकी पटकथा यहीं लिखी जाएगी। और ध्यान से देखिए तो शानदार कामयाबी के बावजूद बीजेपी जनता को जोड़ने में लगी है और नीतीश दलों को जोड़कर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक के कई सवालों पर चुप भी नजर आ रहे हैं। यानी सिर्फ राजनीतिक एकीकरण को नीतीश नमो को मात देने का सिद्धांत मानकर चल निकले हैं। इस रास्ते में अपनों के बेगाने होने का उन्हें जरा भी फिक्र नहीं। ये एक राजनीतिज्ञ का हठ योग है, पर राजनीति में कोई भी योग तभी काम करता है जब तीर निशाने पर हो, और फिलहाल जेडीयू की तीर अपनों को ही घायल करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। नीतीश कुमार की नीति कहां चूक जा रही है? एक वक्त था जब राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार की हर नीति नाकाम हो रही है। आखिर कहां चूक हो रही है? देखिए, उन सिद्धांतों को उन्होंने छोड़ दिया जिसका उन्होंने दावा किया था, वादा किया था। उस रास्ते से फिसल गए जिस रास्ते पर चलने की कोशिश की थी। ये सिद्धांत क्या थे? ये सिद्धांत मेरी नज़र में सुशासन का सिद्धांत था। राज्य की प्राथमिक भूमिका होती है लॉ एंड ऑर्डर। कतिपय कारणों से इनके आने के पहले विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। राज्य की पहली भूमिका होती है गवर्नेंस, और गवर्नेंस का पहला एजेंडा होता है लॉ एंड ऑर्डर। लोगों ने उन पर विश्वास किया कि यह देंगे, और उन्होंने दिया भी पिछले शुरू के कुछ वर्षों में। दूसरा, बिहार में विकास की कमी थी, उसके कई कारण हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। और पिछली सरकार जो उनके पहले की थी उसने स्पष्ट कहा था, घोषणा की थी कि विकास उसका एजेंडा नहीं है। क्या एक उन्होंने एक वजह मैं आपको गिनाऊंगा सर। क्या बीजेपी से रिश्ता तोड़ना मैं आ रहा हूं नीतीश कुमार की बहुत बड़ी गलती साबित हुई? बात रणनीति में उसमें बाद में आऊंगा, लेकिन मैं मौलिक बात की बात कर रहा हूं, विकास की बात की। उस रास्ते पर चलने की कोशिश की इन्होंने, कुछ सफल भी हुए। तीसरी बात थी लोकतंत्र, और लोकतंत्र का आधार उन्होंने कहा कि मैं एक सेक्शन को लेकर नहीं चलूंगा, मैं सभी वर्गों को लेकर चलूंगा। यह सही बात है कि पिछड़ों दलितों को हम जरूर उसको न्याय दिलाएंगे, लेकिन हम सबको लेकर चलेंगे। और अंतिम बात थी लोकतांत्रिक सरकार। इन सभी से हटे हुए लॉ एंड ऑर्डर डिक्लाइन किया, टेपर ऑफ किया, डिक्लाइन किया। सेकंड, विकास शुरू में हुआ वह भी घटने लगा। तीसरा, उन्होंने जो सबको लेकर चलने की बात की थी उससे पीछे हटे। और लोकतंत्र, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने 9 साल पहले जेएनयू के फॉर्मल लेक्चर में कहा था कि बिहार में मंत्रिमंडल का शासन नहीं, अफसरशाही की बात मैंने की थी। लोग इन्होंने लीडर ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में लीडर ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में शुरू किया। स्वयं गवर्नमेंट हो गए, उसके बाद राज्य हो गए। मैं राज्य हूं, लुई ऑफ फ्रांस कहा करता था। और आज एरोगेंस ऑफ पावर इतना बढ़ गया कि इनको चुनौती अपनी पार्टी के अंदर से मिल रही है। और इन अंत में उन्होंने उस जो गति हुई उनकी और जो मनाई स्थिति हुई, उन तत्वों के साथ मिल गए जिन्हें वो प्रतीक बन चुके थे कुशासन के, जो प्रतीक बन गए थे विकास नहीं होने के, जो प्रतीक बन गए थे डिजेनरेटेड पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक। रविंद्र जी, क्या इसके पीछे आज जिन मुद्दों पर आप बागी कहला रहे हैं, जिन मुद्दों पर आप विरोध कर रहे हैं और विरोध की सजा भी आप कह रहे हैं कि हमने भुगती है, वो मुद्दे क्या आपको लगा कि बीजेपी से रिश्ते तोड़ने के बाद ही सामने आए? बीजेपी से रिश्ते थे तब तक सब कुछ ठीक था? देखिए, जो भी विधायक जब चुनाव जीत करके आए तो सेकेंड बार जब चुनाव हुआ 2010 में, 2005 से 2010 में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन 10 में जो चुनाव हुआ, इतने बड़े तादाद में मैंडेट लोगों का जब मिला तो नीतीश जी का अहंकार 7वें पायदान पर पहुंच गया। इतना अहंकार कि विधायक को मिलने के लिए समय नहीं, पदाधिकारियों से घिरे रहना, मतलब एक नौकर और मालिक का जो व्यवहार होता है विधायकों के साथ नीतीश कुमार का होने लगा। विधायकों में छटपटाहट होने लगी, काम करने का तरीका, उनका स्टाइल, अफसरों पर विश्वास करने लगे, विधायक पर से विश्वास उठ गया। तो ऐसे स्थिति में विधायकों में एक छटपटाहट थी और उनके खिलाफ अंदर से गुस्सा था
लेकिन फिर उसके बाद जब एक तरफा उन्होंने फैसला ले लिया, कोई विधायक से ये भी पूछने की जहमत नहीं किया कि भाई विधायक होते क्या है। विधायक तो एक चपरासी है, गठबंधन तोड़ना है तो कार्यकर्ता होता है, पार्टी होता है, संगठन होता है, तब एक कोई सीएम बनता है। लेकिन नीतीश कुमार को लगने लगा कि नहीं, हम भगवान हैं, हम मेरे नाम पर, मेरे चेहरा पर, मेरे थोबरा पर हम वोट मिल रहा है। ऐसा नहीं होता कि उनके थोबरा पर नहीं, मिल रहा था। लेकिन ये बातें आपको बीजेपी से रिश्ते टूटने के बाद ही क्यों नजर आई? क्या ऐसा था कि नीतीश कुमार की तानाशाही रवैया बीजेपी के साथ भी जब थे वो तभी था? बीजेपी से जब गठबंधन टूट रहा था, मैं दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाकर के मिला था और कहा था कि ये गलत फैसला है, क्योंकि हम लोग एनडीए से जीते हैं, उसमें बीजेपी और जदयू मिल करके एक ताकत था तो हम लोग जीते थे। ये हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मेरी बुनियाद है जंगल राज के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ जीतना, हम उसी से जीते हैं। जनता उससे त्रस्त होकर के हम लोग को जिताई है, तो उस रास्ते पर हम लोग अगर नीतीश जी अगर मेरा सवाल, बीजेपी से जब रिश्ता टूटा उससे पहले भी क्या आपको लगा नीतीश कुमार का तानाशाही रवैया? बिल्कुल, कई बार उससे पहले आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? जी मैंने कई बार देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से कई बार उठाया था। उस समय इतने शक्तिशाली थे, अपने आप को इतने शक्तिशाली थे कि वो सरकार के द्वारा दमन का नीति चलाते थे। आपको मालूम है कि दमन की नीति कमजोर पड़ गए हैं। बिल्कुल कमजोर हैं, वो बिल्कुल कमजोर हैं। और हम लोग तो समय देखिए, जिस दिन सीएम से रिजाइन मारे थे उस दिन भी हमने उनको विरोध किया था, क्योंकि वो नाटक करके दोबारा सीएम बनना चाहते थे। वो तो मजबूरन जीतन राम मांझी को जब विरोध किए। मैं पवन जी आपके पास आऊंगा। क्या नीतीश कुमार जी का तानाशाही रवैया उनके लिए घातक बन रहा है? देखिए, हम समझते हैं, स्वतंत्र रूप से मेरा अपना समझ है कि चलते हुए बिहार में जो भाजपा जदयू की सरकार थी और बिहार के लोग इस गठबंधन की सरकार से संतुष्ट थे, विधि व्यवस्था से लेके विकास की गति सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन न जाने क्यों इन दो दलों का गठबंधन टूटा और गठबंधन टूटने का दोषी बिहार के लोगों ने नीतीश जी को माना। दूरी बना लेना, बीजेपी से बिहार के लोगों को परहेज होता तो ये भाजपा जदयू दोनों का कमल और तीर का झंडा पर पूर्ण बहुमत इनको नहीं मिलता। ये जब दूरी बनाए तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी हुआ। और दूसरा, नीतीश जी ऐसे व्यक्ति से नाराज़गी लोगों का तब बढ़ा जब इन्होंने लालू जी से हाथ मिलाने की घोषणा की। इन सभी चीज़ों के चलते नीतीश जी ऐसे अच्छे व्यक्तित्व के धनी जो व्यक्ति सामाजिक समीकरण की दलील दे रहे हैं। बिल्कुल, सामाजिक समीकरण का काम नहीं कर पाएगा। नीतीश जी के प्रति किसी को व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, काम के प्रति ईमानदार हैं, लेकिन इनका जो डिसीजन हुआ कि इस डिसीजन से बिहार को लॉस होगा। अगर आप काम करते रहे और काम अचानक छोड़ते हैं, फिर लोकतंत्र बिल्कुल और को त्यागते हैं, जैसा कि प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, और तमाम चीजें वैसा करते हैं, इन चीजों का बिहार के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं मंटू जी आपके पास आऊंगा। नीतीश कुमार का आप कह रहे हैं बहुत मान सम्मान है, ठीक है, मान सम्मान है और जरूर विकास की बयार उन्होंने बहाई, लेकिन क्या आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार जी का विरोध पार्टी के अंदर ही हो रहा है तो फिर कैसे वो बिहार में लोकप्रिय कहलाएं, कैसे वो बिहार की जनता के दिलों में जगह बनाएंगे? आप अपनी पार्टी के अंदर ही जगह नहीं बना पा रहे हैं। उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है। आपसे पहले भी हमने कहा नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ा है देश में और उससे सारे लोग घबराए हुए हैं। सवाल बिहार को लेकर मैं पूछ रहा हूं साहब, देश में तो देश की बात आप कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की ने कह दिया क्या आपका ग्राफ क्या है? दल के जो भी लोग नेता विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं, नीतीश जी मोदी को टक्कर देश में कितने विधायक हैं रविंद्र जी जो नीतीश कुमार जी के विरोध में है, बता दीजिए। बदनाम करने की साजिश चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जनता दल का जो रविंद्र जी उनका ग्राफ बढ़ा है और बिहार को जो पहचान उन्होंने दिलाई है उसके लिए सदा जाने जाएंगे। शून्य से शिखर बिहार में पहुंचा है। एक सेकंड रविंद्र जी, नहीं ठीक है, अब देखिए कहने की बात है सर, अब ये आप रट लगा चुके हैं कि बिहार कहां पहुंचा है। आप मुझे बता दीजिए पार्टी के अंदर कहां, और यदि लोग जनता की बात करते हैं तो जब गठबंधन हुआ है तो आपने उपचुनाव देखा है और अब जनता के बीच हम लोग भी जा रहे हैं। अब जब चुनाव होगा बिहार के लोग फिर नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। अपनी पार्टी के अंदर विरोध के स्वर को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? हमारे पार्टी के अंदर कौन सा विरोध है? अगर विरोद नहीं है तो फिर जो लोग क्यों बागी विधायकों को आप निकालने की नौबत आ रही है? आपको फिर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी ये कहना पड़ा है कि नहीं हमने कुछ गलती नहीं की। जनता नीतीश जी के साथ है और इसका आता हूं सर, आता हूं, चुनाव में सब लोग जा रहे हैं। रविंद्र राय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार के विरोध में है पार्टी के अंदर?
देखिए पार्टी के अंदर में 40 से 50 विधायक जो हैं नीतीश जी के खुल करके समय आने पर विरोध करेंगे। 40 से 50 विधायक की तादाद है वो। स्वीकारता यहीं पर है मंटू जी, यही है आपकी स्वीकारता। एक और बात पार्टी के अंदर लीजिएगा, उनसे जवाब लीजिएगा। जो बराबर लोग दावा कर रहे हैं हमारे 75 विधायक हैं, बिहार सरकार कल गिरा देंगे, परसों गिरा देंगे, लेकिन दावा उनका सिर्फ दावा रहता है और भाजपा से वो लोग मिले हुए हैं और उनके इशारे पर सारा बयान देते हैं। मेरे सर मंटू जी कम से कम तर्कपूर्ण जवाब दीजिए। रिपोर्ट आ रही है इंडिपेंडेंट सोर्सेस से, मैं पार्टी में नहीं हूं, किसी पार्टी में नहीं हूं और मेरा कोई ख्याल भी नहीं है किसी पार्टी का समर्थन करना, उससे स्पष्ट है कि कैबिनेट डिवाइडेड है, पूरी तरह डिवाइडेड है। एक खेमा मांझी जी के पक्ष में खड़ा है, दूसरा खेमा नीतीश जी के साथ आज भी जुटा हुआ है। पार्टी डिवाइडेड है। यह दूसरी बात है कि आज मांझी जी को रिप्लेस करना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए संभव ही नहीं है जी। अगर ऐसा निर्णय वो लेते हैं तो पार्टी ही नहीं टूटेगी, उनका पूरे देश में उनके इमेज। और अगर आपको लगता है कि जीतन राम मांझी जी को बनाए रखते हैं तो फिर नीतीश कुमार जी का वजूद क्या होगा फिर? लेकिन एक जो दूसरा पक्ष है, अगर जीतन राम मांझी जी वहां कंटिन्यू करते हैं, हर रोज नीतीश जी का आधार कमजोर हो रहा है। इसलिए ये दुविधा की स्थिति है, ये एक ऐसा संकट है जिससे निकल पाना माननीय नीतीश कुमार के लिए संभव है। जहां तक राष्ट्रीय सवाल है, अभी बात हो रही थी, यह सही बात है कि नीतीश जी ने भूमिका निभाई है एंटी बीजेपी ताकतों को इकट्ठा करने में, और जो लोग बीजेपी के पक्ष में नहीं है, और मैं आपको बताऊं ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस समाज में, ऐसी पार्टियां और ऐसे, वो उनकी इस भूमिका की सराहना करता है। मैं भी इसकी सराहना करता हूं, मैं स्पष्ट बता दूं मंटू जी को। लेकिन आज वहां भी वो नेता नहीं है। नेता की बात हो रही है तो मुलायम सिंह यादव जी की बात हो रही है, लीडर ऑफ जो लोकसभा में और राज्यसभा में। मैं उस पर आऊंगा यादव जी की कि बात क्या हो रही ये है, विलय की बात हो रही है, तो क्या विलय की बात के बाद स्थिति क्या होगी? रविंद्र जी, मैं आपसे कमेंट चाहूंगा सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उससे पहले एक कमेंट चाहूंगा। विलय की बात को लेकर क्या रिएक्शन, जो आपके संपर्क में विधायक हैं, बहुत बड़ी इस वक्त खबरी है मेरे लिए, दर्शकों के लिए, तमाम जो 40-50 विधायक जो आप दावा कर रहे हैं, विलय को लेकर क्या रिएक्शन है? देखिए, विलय के खिलाफ ही ज्यादातर लोग हैं और उनसे गठबंधन करने के खिलाफ ही ज्यादातर लोग हैं, और इनको विलय से कोई फायदा नहीं होना है। जो ये सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, न्याय के साथ विकास का जो ढोंग रचते थे, ये शोध पत्र जारी करते कि नीतीश कुमार स्वजातीय लोगों का कितना ट्रांसफर पोस्टिंग में करते थे, 98% आबादी को ये क्रश करते थे, और सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये सब करते थे और आप देखते रहते थे, ये भी तो सवाल है। नहीं, हम लोग बोलते थे, इनको विरोध करते रहते थे, लेकिन पार्टी के अंदर ही रहकर आप विरोध करते रहे, क्यों नहीं आपने पार्टी छोड़ दी? नहीं, देखिए हम लोग जब समय आया तो हम लोग 2 साल से लगातार इनसे लड़ रहे हैं। उस समय राज्यसभा चुनाव ही क्यों आया? नहीं, वो मुख्यमंत्री राज्यसभा चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री का जब मैटर आया था, उस समय भी लड़ाई हुई थी। आपको जानकारी होगा कि वो पूरा लड़ाई हुई थी सर। एक विवाद की स्थिति अलग होती है, एक विरोध की स्थिति अलग होती है, और एक पार्टी छोड़ने की स्थिति अलग होती है। पार्टी छोड़ने की नौबत आई राज्यसभा चुनाव के बाद ही, या राज्यसभा चुनाव के दौरान ही? देखिए, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की लड़ाई शुरू हुई, न कि पार्टी छोड़ने की बात हुई। इनके तानाशाही, आप कह रहे हैं कि पार्टी भी छोड़ देंगे, उस समय आपने यहां तक कहा था। वो तो पार्टी से तो खुद अहंकार को ठंडा करने के लिए निकाला है इन्होंने ना, पार्टी से तो उन्होंने निकाला है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, रविंद्र जी आप रहिएगा हमारे साथ बस कुछ देर और। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के उस पार सवाल विलय को लेकर, क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव आएगा? आरजेडी के साथ विलय को लेकर क्या उन्हें भी जरूर आशंका होगी कि भगदड़ मच सकती है, जो बातें कही जा रही हैं, तो क्या उसे लेकर कोई प्लान है उनके पास? एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद। बागी विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने का फैसला किया है स्पीकर कोर्ट के फैसले को पलटकर, और सवाल नीतीश कुमार को लेकर उठ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार का कद छोटा हुआ इस फैसले के बाद? क्या नीतीश कुमार का तानाशाही रवैया पार्टी के अंदर विरोध के सुर के कारण बन रहे हैं, और पार्टी के विरोध के सुर को
कुचलने की कोशिश क्या नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिसका भी तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। रविंद्र राय भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी ये बात कही कि 40 से 50 विधायक उनके संपर्क में है जो आने वाले वक्त में विरोध करेंगे नीतीश कुमार को लेकर। सवाल यह है कि नीतीश कुमार का विरोध अगर पार्टी के अंदर ही हो रहा है तो फिर पूरे बिहार या पूरे देश में अगर कहते हैं कि लोकप्रिय हैं, ठीक है लोकप्रियता उनकी रही, लेकिन अगर पार्टी के अंदर ही लोकप्रियता उनकी कम हो रही है तो फिर कैसे बिहार चुनाव में वो जनता के बीच जाएंगे। मंटू जी, इसका सवाल मैं सीधे आपसे पूछना चाह रहा हूं। पार्टी के अंदर विरोध तो है, अगर विरोध नहीं होता तो इतने सुर तेज नहीं होते। विरोध है, क्या उस विरोध के सुर को लेकर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वजहें रही, क्यों विरोध कर रहे हैं, या फिर आप सीधे सीधे मान रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो विरोध करता है वो गलत है? नहीं, कुछ तो वजह है, लोकतंत्र में विरोध अपनी जगह है। नीतीश कुमार जी की जो राष्ट्रीय पहचान देश स्तर पर बनी है, आज देश में 10 लीडर का यदि गिनती किया जाए पार्टी के अंदर क्यों विरोध है? कुमार का नाम जरूर आएगा। पार्टी के अंदर क्यों विरोध है? और इसके चलते लोगों में जलन पैदा हुआ है नीतीश कुमार के प्रति। पार्टी के अंदर जलन पैदा, जनता में खुशी उगल रहा है। नीतीश कुमार जब संपर्क यात्रा में गए थे, प्रत्येक जिले में हमने देखा है कि जनता का समर्थन, अपार समर्थन उनको मिला है। लोग अपेक्षा से ज्यादा उसमें शामिल हुए। पार्टी के अंदर कहाँ है? पार्टी के अंदर भी है। पार्टी में आप कोई पार्टी के जो समर्पित करता है नीतीश कुमार के नाम पर मर मिटने के आज भी तैयार है। और पार्टी के लिए नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो किया है, बिहार के एक एक जनता, सीएम जीतन राम मांझी आप पार्टी और जाति धर्म से ऊपर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास, सभी जाति धर्मों को आप साथ लेकर चल। जो विकास नीतीश कुमार ने, विकास का मतलब नीतीश कुमार हो गया था जिस देश में, उसका नाम नीतीश कुमार है। उसका नाम है, विकास का मतलब जिसका हो गया था। आप बार बार वही बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल की बात कह रहा हूं। आपने जिस राज को जंगल राज, आतंक राज कहा था और जिन्हें सियासत का सबसे बड़ा विलन कहा था, उनके साथ आप हाथ मिलाते हैं, इसका भी विरोध होता है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ते हैं, उसका विरोध होता है। नीतीश कुमार ने ठीक कर दिया तो जंगल कहाँ राज, कहाँ राज? सब सारे व्यवस्था ठीक हो गई। आज लॉ एंड ऑर्डर, विकास, रोड, सड़क, पुल, व्यवस्था जो हमारे 2010 से पहले ठीक नहीं हुई थी, इसका मतलब बिहार किसी को 2010 चुनाव से पहले व्यवस्था, मंटू जी 2010 चुनाव से पहले व्यवस्था ठीक नहीं हुई थी, इसका मतलब ठीक? नीतीश कुमार के जब हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने बिहार को तो व्यवस्था अगर 2010, नीतीश कुमार ने, एक सेकंड सर, एक सेकंड, 2010 चुनाव से पहले व्यवस्था अगर ठीक हो गई थी तो 2010 चुनाव में भी आप क्यों ये राग गाते रहे कि देखिए हमारी सरकार ने ये किया 5 साल में और जंगल राज था? 2010 में भी आप जंगल राज ही गाते रहे, 2010 में भी आप जंगल राज ही गाते रहे। नीतीश कुमार ने जो विकास किया, उसका श्रेय हम मजदूरी किया है, मेहनत किया है, तो उसकी मजदूरी जनता से भी जाएंगे ना। मैं आऊंगा मजदूरी मांगे, कुछ तर्कों को भी समझिए, बहस में बिहार को उन्नति का कुछ तर्कों पर भी समझिए, शिखर पहुंचा है, तर्कों पर भी बात कीजिए, लेंगे उसके लिए मजदूरी मांगेंगे। और नीतीश कुमार गांव में संपर्क यात्रा भी कर रहे हैं। इसके लिए संपर्क यात्रा में मोदी विरोध सिर्फ उनके पास नहीं, मोदी के जो देश को धोखा आपकी कामयाबी कहां गिना रहे हैं? अपनी सरकार की कामयाबी कहां है? किस तरह बिहार के लोग साथ धोखा दिया गया और बिहार को क्या वादा कर बिहार को पीछे ढकने का काम किया जा रहा है, और इसका जवाब बिहार की जनता संवेदनशील है। और बिहार में उसका रोकने का आपको रिजल्ट मिलेगा। बिहार के लोग कितने संवेदनशील है, जब बिहार का थोड़ा गरीब खिलाफ जो नौजवानों, मंटू जी आपका फिर वही रटा रटाया बयान आ जाता है। मैं तर्कपूर्ण जवाब चाहता हूं आपसे, बताइए ना, पूछिए। अगर पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है तो कुछ तो बात है। अरे कोई विरोध नहीं है। पार्टी के अंदर जो लोग भाजपा से जुड़े हुए थे, भाजपा के सारे पकड़े तो सामने आ गए। पार्टी के अंदर विरोध क्या है? आप चश्मा नहीं उतारना चाह रहे हैं, सच्चाई को भी पार्टी को धोखा दे रहे थे, वो सामने आ गया। अच्छा हुआ पार्टी के लिए, जो पार्टी के लोग बिलोचिए थे, जो पार्टी के बीच में रहकर पार्टी को धोखा दे रहे थे, वो सामने आ गए। अब और अच्छा पार्टी के लिए शुभ संदेश है कि पार्टी हमारा और मजबूत होगा और पार्टी आगे जाएगा। मंटू जी एक बात बताइए जी, स्पीकर कोर्ट का फैसला क्यों, किसके लिए था? हमारे अंदर जो छुपे हुए लोग थे, जो पार्टी को अंदर रखकर खोखला कर रहे थे, वो सामने आ गए। या पार्टी के लिए बुझे सामने आ गए तो उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की और जहां से हमारे एक सेकंड मंटू जी उम्मीदवार बनेंगे। थोड़ी बहस कर रहे हैं, सवाल जवाब होना चाहिए। अगर कार्रवाई हुई तो कार्रवाई ऐसी हुई कि पटना हाईकोर्ट में वो फैसला टिक नहीं पाया। ठीक है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन एक कोर्ट ने फैसला किया है। नहीं तो आपके खिलाफ अगर कोई विरोध करता है तो आप इतनी ज्यादा कार्रवाई, इतना एग्रेशन होकर कार्रवाई करते हैं कि वो संविधान सम्मत भी नहीं हो पाता है, न्याय संगत भी नहीं हो पाता है। जब कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया ऐसा है, तब कोर्ट का सम्मान करते हैं, उसके आगे भी कोर्ट का सम्मान करते हैं। देखिए न्याय संगत नहीं था, तभी तो पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। हमारे अध्यक्ष कोर्ट ने उसको न्याय संगत पाया, उनके नजर में जो सामने आया उस परिस्थिति। मुझे बस बता दीजिए स्पीकर साहब, स्पीकर कोर्ट का फैसला सही था या पटना हाईकोर्ट का फैसला सही है?
दोनों फैसला सही है। जब दोनों कोर्ट फैसला के सही निर्णय को मानते हैं, मंटू जी, मेरे ख्याल से दर्शक सुन रहे हैं, उसके आगे भी कोर्ट है, उसके आगे भी कोर्ट है। कुछ सही लॉजिक बात। दीजिए। दोनों फैसला कैसे सही है? ऐसे नहीं होगा। एक फैसला गलत है तभी तो दूसरा फैसला सही हुआ है। जब कोर्ट ने निर्णय किया है मंटू हम जी, उसको सम्मान करते मेरे हैं, ख्याल लेकिन से- हम उसके आगे भी तो कोर्ट है। आगे कोर्ट है, आप जाइएगा, लेकिन जब तक सुप्रीम फिलहाल कोर्ट के कोई लिए निर्णय नहीं लेता है, हम स्थिति उसको ये है कि दोनों को कैसे मानेंगे? आपका जो फैसला था स्पीकर कोर्ट का फैसला और सही था। आप और जब तक उच्चतम न्यायालय इस पर कोई निर्णय नहीं देता है, हम उसको कैसे मानेंगे जो सही कौन था गलत कौन था? यानी पटना हाईकोर्ट की जजमेंट पर आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, जजमेंट नहीं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे जो कोर्ट अध्यक्ष ने फैसला दिया है उसका भी हम सम्मान करते हैं। आप सम्मान करते रहिए सर। प्रोफेसर साहब, ये किस तरह का तर्क है? आपको समझ में आ रहा है तर्क? मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस पर मैं समझता हूँ, एक मिनट पर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या ये अंधभक्ति है? अंधभक्ति है, और यही त्रासदी है भारतीय जनतंत्र की। पिछले वर्षों में केवल जेडीयू में नहीं, ऐसे आशा जगी थी कि जेडीयू डिफरेंट पार्टी होगी, बीजेपी भी डिफरेंट पार्टी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो मुख्य पार्टियां हैं भारतीय जनतंत्र की, जिस पर भारतीय जनतंत्र आधारित है, वो पार्टी ही जनतांत्रिक नहीं है। अधिकांश पार्टियां डायनेस्टिक रूल में चल रही, मैं नाम नहीं लूंगा, और जहां डायनेस्टी नहीं है, जैसे कि जेडीयू, वहां डिक्टेटरशिप ऑफ द वर्स्ट काइंड है। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं मंटू जी, मैंने 9 साल पहले जेएनयू में कहा था, बीबीसी में 2010 में कहा, बीबीसी पर ऑन रिकॉर्ड हूं कि, और आज मैं दोहरा रहा हूं, अफसरशाही, व्यक्तिवाद, और ये दुखद है खासकर तब जब नीतीश कुमार इसको प्रैक्टिस करते हैं, और ये एक बड़ा कारण है उनके जनाधार के कमजोर होने का। दूसरा मैं बताऊं कि जब ये आए थे सत्ता में तो इन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, जो फ्यूडल सोसाइटी की उपज होती है, उससे दूर जाने की बात की थी। प्रैक्टिस में भी 25% उसको उन्होंने घटाया था। लालू जी उसको 100% प्रैक्टिस करते थे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इन्होंने इसको घटाया था, 75-80 में ले आए थे। इसीलिए ऐसे वर्ग, ऐसे सामाजिक वर्ग भी इनके साथ जुड़ गए थे, विकास के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, आगे बढ़ने के नाम पर। मैं खत्म करूं उसमें, एक मिनट, जुड़ गए थे। जो काउंटर क्वेश्चन सर, एक मिनट, मैं दरअसल समझना चाहता हूं आपसे, आपने तमाम ये बातें पहले नहीं, लेट मी कंक्लूड दिस, लेट मी कंक्लूड। ऐसी नौबत क्यों आई सर? मैं कर रहा हूं, इन्होंने अभी इसे पूरी तरह छोड़ दिया। पहले भी उन्होंने 75% रिटेन किया था कोर्ट, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं वही लेकिन सवाल मेरा सर, क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़, सब कुछ बना बनाया क्यों बिगाड़ा? इनका उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व, वर्चस्व में रहना था, और जब इन्होंने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया कतिपय कारणों से, इनका राजनीतिक वजूद, इनका जो आधार कमजोर हो गया, तो रिटेन पावर, पॉलिटिकल पावर एंड लेजिटिमेसी, इन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज द ओनली ऑप्शन। मैं कहने के लिए बाध्य हूं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आज बहुत दूर तक इनको नहीं ले जाएगा। यही सबसे बड़ी चूक रही। मैं पवन जी आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे। ये मेरी समझ है, देखिए एक चीज हम बता दें, समझ है मेरी, अपनी समझ में अपनी समझ शेयर कर रहा हूं। पवन जी, मंटू जी, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाता, मैं अपनी समझ शेयर कर रहा हूं। मेरी समझ गलत हो सकती है, मैं अपनी समझ कर रहा हूं। मैंने ये बात पहले भी कही है, आज भी कहता हूं, और आज वो दिखाई पड़ रहा है। बहुत तेजी से जनाधार इनका छिड़ रहा है, और मुझे इस बात की आशंका है कि अगले चुनाव में विलय का फैसला अभी भी करना सही है। देखिए, बिहार में 2 लीडरशिप हो गया जेडीयू में जी। कल तक नीतीश जी अकेले लीडरशिप थे, जिनको वोट को ट्रांसफर करने की क्षमता थी, जिन पर लोगों को विश्वास था। लेकिन आज 2 लीडर हो गए वहां, एक तो नीतीश जी हैं, दूसरे मांझी जी हैं। मांझी जी ने कम समय में दलित महादलितों में जो अलग समय कम है, क्या आपको लगता है कि विलय अभी भी विलय को लेकर कोई स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि भगदड़ मचने की बात आप भी मानते हैं, भगदड़ मचेगी, विरोध के सुर और तेज होंगे। पवन जी, विरोध के सुर स्वाभाविक है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, जिन लोगों की इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, जिन लोगों को महागठबंधन सूट नहीं करेगा, उन लोगों को तो वहां हानि होगा। तो हानि होगा तो विद्रोह में जाएंगे। ये जदयू का इंटरनल मामला, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि मांझी जी बहुत कम समय में बिहार के जगजीवन राम हो गए हैं। इनकी पहचान
बिहार के जगजीवन राम, बहुत बड़ा कमेंट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चर्चा में शामिल हुए। जरूर अब देखना होगा कि नीतीश कुमार, जो कि राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते थे, अब कौन सी नीति अपनाते हैं, क्योंकि अब तक को तमाम नीतियां उनकी नाकाम होती रही। आगे ऐसी कौन सी नीतियां अपनाते हैं जो कामयाब हो जाए। नमस्कार।